बेशक तुम कर सकते हो। अगर तुम काफी आत्मविश्वासी हो तो तुम जितनी बार चाहो कोशिश कर सकते हो। लेकिन यह डॉपलगैंगर पहले ही 1 महीने से यहां है। अगर तुम अगले कुछ महीनों में इसे नहीं मार सकते तो हमें इसे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत एक डीफाइड एलीट भेजना होगा। तो याद रखो, तुम्हारे पास सीमित समय है, एक्सक्विजिट ने कहा। वो काफी से अधिक होना चाहिए, मुझे लगता है, वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अभी भी उस लड़ाई के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने उस ज़ेनोजेनिक के खिलाफ अभी सहन की थी। वीर ने सोचा कि इस समय उनकी लड़ने की शक्ति अच्छी थी, लेकिन उस ज़ेनोजेनिक ने उन्हें हर कल्पनाशील तरीके से पूरी तरह से दबा दिया था। उनके बीच की शक्ति के अंतर के अलावा दोनों के लड़ने के तरीकों में भी महत्वपूर्ण अंतर थे। अब जब उन्होंने इसके बारे में कुछ और सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पूरी तरह से दबा दिया गया था। वो सबसे शर्मनाक तरीके से हार गए थे। यह सिर्फ एक डॉपलगैंगर था, और फिर भी इसमें इतनी भयानक शक्ति थी। मुझे आश्चर्य है कि इसका सच्चा स्वयं कितना मजबूत है, वीर ने खुद से सोचा। एक्सक्विजिट और लिली ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने वीर को पूरी तरह से खेल दिया था, और अब वे मुश्किल से अपनी हंसी को दबा सकते थे। वीर को पता नहीं था कि जिस डॉपलगैंगर से उन्होंने लड़ाई की थी वो अधिकांश अन्य डॉपलगैंगर्स से अलग था। ये कुछ हद तक ट्रू गॉड ज़ेनोजेनिक का एक बच्चा जैसा था। हालांकि इसकी शक्ति वास्तव में प्रिमिटिव क्लास थी। इसके पास जो लड़ाई का अनुभव था और इसका कौशल और इच्छा सर्वोत्तम थी। वीर ही एकमात्र व्यक्ति थे जो ऐसे जानवर को हराने के लिए संघर्ष करेंगे। यहां तक कि अधिकांश डीफाइड्स भी इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ बुरी तरह से हार जाएंगे। उसे इसके खिलाफ कुछ और बार हारने दो। चलो उसे थोड़ा थका देते हैं। लिली मुस्कुराई और खुद से सोचा। वीर के घाव जल्दी से ठीक हो गए। उनकी आत्मवसूली शक्ति में मदद करने के लिए लिली और एक्सक्विजिट ने उन्हें ज़ेनोजेनिक जीन से उत्पादित एक जीन फ्लूइड प्रदान किया। यह किसी के शारीरिक घावों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा था। उन दो शक्तियों के संयोजन के साथ क्षति का हर धब्बा 7 या 8 घंटों के भीतर गायब हो गया था। अगले कुछ दिनों में वीर जेल डीमन हॉल गए ताकि ज़ेनोजेनिक के खिलाफ लड़ाई कर सके। वह प्राणी को नीचे लाने के लिए कई अलग अलग योजनाओं के साथ आए, लेकिन हर प्रयास बेकार था। सबसे लंबा वीर अंदर रहने में सक्षम थे वो 2 मिनट था। एक बार जब वह हो जाते तो उन्हें टेलीपोर्ट करके दूर जाना पड़ता था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उन्हें मार दिया जाता। उन्हें अपने नाइफ एस को डालने के लिए समय का सिर्फ एक टुकड़ा दिया जाएगा। यहां तक कि जब उन्होंने अंडर द स्काई का उपयोग किया तो इससे ज़ेनोजेनिक को कुछ नहीं हुआ लगता था। उन्होंने न केवल इसे मारने में विफल रहे, बल्कि वो अपने दुश्मन पर एक भी घाव नहीं कर सके। ये वास्तव में बहुत मजबूत है। वीर मदद नहीं कर सके, लेकिन तारीफ की कि उनका नवीनतम ज़ेनोजेनिक प्रतिद्वंदी वास्तव में कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। लेकिन अपनी बार बार होने वाली हार के बावजूद उन्होंने कभी भी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। जैसे ही उनका शरीर ठीक होता, वो लड़ाई करने के लिए जेल डीमन हॉल वापस चले जाते थे। वो इसे मारने का तरीका ढूंढने के लिए दृढ़ थे, लेकिन हर बार जब वो वहां जाते तो वो निराश होकर लौटते थे। ज़ेनोजेनिक इतना मजबूत था कि अप्रत्याशित था, और इसलिए वीर प्राणी के पैटर्न का पता नहीं लगा सके और उनका उपयोग इसे हेरफेर करने के लिए भी नहीं कर सके। जितना अधिक वीर गए, उतना ही लिली और एक्सक्विजिट चिंता करने लगे। वे केवल वीर के कुछ अभिमान से छुटकारा पाना चाहते थे। वे अपने संकल्प को पहनने के लिए उस ज़ेनोजेनिक का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन अगर वह इस तरह से आगे बढ़ते रहे और वह आखिरकार पूरी तरह से टूट गए तो उनके हाथों में एक नष्ट सिल्कवॉर्म होगा। सौभाग्य से उन्होंने कोई संकेत नहीं महसूस किया था कि वीर हार मानने वाले थे। हालांकि वो हारते रहे, हर विफलता के बाद वो बस ये सोचना शुरू कर देंगे कि वो अगली बार लड़ाई करते समय जानवर को कैसे हरा सकते हैं। उनका पूरा दिमाग दुष्ट को हराने के तरीकों के साथ आने के लिए समर्पित लगता था।
उन्होंने कभी भी कुछ और सोचने पर मस्तिष्क शक्ति बर्बाद नहीं की। इससे एक्सक्विजिट और लिली को वे जो कर रहे थे उसके साथ थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। उन्होंने बस उम्मीद की कि समय सीमा जल्द ही गुजर जाएगी। फिर वीर के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक नष्ट नहीं करेगा। नहीं, वो अभी भी काम नहीं करेगा। वीर फिर से विफल रहे। उन्होंने अपने शरीर को खींचा, जो झटके और पंचर घावों से भरा हुआ था, जेल डीमन हॉल से बाहर। उन्होंने अपना सिर हिलाया। एक्सक्विजिट और लिली वहां नहीं थे। चूंकि वीर अब अपना पूरा दिन या तो लड़ने या ठीक होने में बिताते थे, उन्होंने पहले कुछ दिनों के बाद घूमना बंद कर दिया। ये उबाऊ था। वे कभी कभी लड़ाई के दौरान वीर कैसा महसूस करते थे ये महसूस करने के लिए वापस आते थे, लेकिन हमेशा नहीं। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि वीर हारते रहे, वे केवल ये सीख रहे थे कि विफलता से कैसे निपटा जाए। इससे उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि उनके लिए सीखने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं था। उन्होंने अपने विचारों पर इतना ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि उस जेनोजेनिक को नीचे उतारना आसान नहीं होगा। अरे रुको, मिस्टर वाइट से मिलने का समय हो गया है। मुझे कोर एरिया जाना होगा। वीर ने एक्सयूएन येलो सूत्र के बारे में सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके लिए लड़ाई से ब्रेक लेने का समय था। जब उन्होंने लिली को फिर से देखा तो वीर ने फिर से कोर एरिया जाने की अपनी जरूरत का उल्लेख किया। लिली ने जल्दी से उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। वह और एक्सक्विजिट जेल डीमन हॉल में वीर की लगातार लड़ाई के बारे में चिंतित हो गए थे। वे चिंतित थे कि लगातार हाराना उनके आत्मविश्वास को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब जब वीर ने कोर एरिया जाने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने सोचा कि यह सबसे अच्छा परिदृश्य था। लिली वीर को ओएसिस वापस ले गई ताकि वह कोर एरिया में प्रवेश कर सके। बेशक समारा ग्रोवर उस जगह पर थी जहां उन्हें मिलना था। जब उन्होंने समारा ग्रोवर को वहां देखा तो वीर पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके। ठीक है, तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें मिस्टर वाइट से खबर मिली? ये वह है जो मिस्टर वाइट ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। समारा ग्रोवर ने एक्सयूएन येलो सूत्र के मूल संस्करण के साथ वीर को एक नोटबुक दी। वीर ने उन्हें स्वीकार किया और एक्सयूएन येलो सूत्र को दूर रख दिया। उन्होंने देखने के लिए नोटबुक खोला। पृष्ठ एक सुंदर लिपि से भरे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से हाथ से लिखे गए थे। नोटबुक में 100 पृष्ठ थे और उनमें से लगभग सभी में नोट्स थे। केवल 2 या 3 पृष्ठ खाली थे। स्पष्ट रूप से मिस्टर वाइट ने इसमें बहुत प्रयास किया था। मिस्टर वाइट वास्तव में बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग नहीं थे जो मिस्टर वाइट जितने दयालु थे, वीर ने तय किया। वह उस तरह के व्यक्ति थे जो प्रभावशाली चीजें करते थे और बहुत कुछ हासिल करते थे। वह कोई आम आदमी नहीं थे। कोर एरिया छोड़ने के बजाय वीर वहां ही रहे ताकि मिस्टर वाइट की नोटबुक पढ़ सके। वो नहीं चाहते थे कि लिली और एक्सक्विजिट उनके कंधे के ऊपर देखें जब वो अध्ययन करते थे, लाक्षणिक रूप से बोलते हुए। नोटबुक की सामग्री एक्सयूएन येलो सूत्र का एक विस्तृत विश्लेषण था। इसमें उन समस्याओं पर भी नोट्स थे जो ये कारण बन सकती है और इसका उपयोग करने के परिणाम। जैसे ही वीर ने नोटबुक की सामग्री को पढ़ा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और सिर्फ एक्सयूएन येलो सूत्र के बारे में ही नहीं। उन्होंने प्रोफेसर मंत्रा और ब्लड पुल्स सूत्र को एक उच्च स्तर पर समझना शुरू कर दिया। मिस्टर वाइट एक असली ग्रैंडमास्टर है। उनकी तुलना में मैं बस कुछ अच्छी किस्मत और थोड़ी प्रेरणा के साथ एक किसान हूं। वीर ने बड़बड़ाया, नोटबुक बंद करते हुए अपना सिर हिलाया। वास्तव में वीर की तारीफ सख्ती से सटीक नहीं थी। अध्ययन का हर किसी का रास्ता अलग था। मिस्टर वाइट ने ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था। वो इतना कुछ जानते थे जिसने उन्हें बौद्धिक खोजों की बात आने पर वीर से एक उच्च विमान पर रखा। लेकिन फिर से वीर उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो ज्ञान की भारी मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते थे।
इसलिए ये अजीब नहीं था कि मिस्टर व्हाइट ने उस क्षेत्र में उन्हें मात दी। दो पुरुषों की इस तरह से एकल तरीके से तुलना करना बहुत उचित नहीं था। वीर ने नोटबुक में लिखी हर चीज को याद किया, लेकिन वह इसे नष्ट नहीं करना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर व्हाइट ने इसे हाथ से लिखने में समय और प्रयास किया। इसे प्लैनेट एक्लिप्स वापस ले जाओ और जीरो से इसे छिपाने के लिए कहो। वीर ने समारा ग्रोवर को नोटबुक दी ताकि वह इसे वापस ले जा सके। समारा ग्रोवर के जाने के बाद वीर ने नोटबुक की सामग्री को पचाने की कोशिश की। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह हिल गए महसूस हुए। जो मिस्टर व्हाइट ने वर्णन किया था, उसके आधार पर अगर वीर ने एक्सयूएन येलो सूत्र का अभ्यास पूरा कर लिया, तो ये एक बहुत ही डरावनी शक्ति बन जाएगी। क्या वास्तव में ब्लड पल्स को उलटना संभव है? वीर हैरान थे। अगर एक्सयूएन येलो सूत्र के बारे में मिस्टर व्हाइट ने उन्हें जो बताया वह सटीक था, तो ये भयानक था। नोटबुक में अपने लेखन में यहां तक कि मिस्टर व्हाइट ने भी स्वीकार किया था कि एक्सयूएन येलो सूत्र पर उनके विचार केवल सिद्धांत थे। उन्होंने वास्तविक दुनिया में इनमें से किसी भी भविष्यवाणी का परीक्षण नहीं किया था। जीन आर्ट में वास्तव में कितनी शक्ति होगी, यह पता लगाने के लिए वीर को इसका अभ्यास करना होगा। हालांकि मिस्टर व्हाइट ने उल्लेख किया कि एक्सयूएन येलो सूत्र का अभ्यास करने से जुड़े जोखिम थे। जीन आर्ट सैद्धांतिक रूप से किसी व्यक्ति की ब्लड लाइन को उलट सकती थी, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। ऐसे कारनामे का प्रयास करने से वीर के पूरे शरीर में परिणाम होंगे। यदि उनका शरीर उन प्रभावों को सहन करने में असमर्थ था, तो परिणाम भयंकर हो सकते थे। एक्सयूएन येलो सूत्र द्वारा प्रस्तावित डरावनी शक्तियों के कारण वीर इसे सीखने के लिए बहुत प्रलोभित थे, लेकिन जोखिम इतने गंभीर थे कि उन्हें संकोच करना पड़ा। चूंकि मुझे एक्सयूएन येलो सूत्र का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे वास्तव में इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे लिए अपनी ब्लड लाइन को उलटने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। वीर के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक्सयूएन येलो सूत्र को अपने दिमाग से बाहर रखने का फैसला किया। अब उन्होंने अपना ध्यान जेल डीमन हॉल में ज़ेनोजेनिक पर वापस कर दिया। उनके पास जाने के लिए 1 महीने से भी कम समय था। अगर वो उस समय में इसे मारने में असमर्थ थे, तो वह यह अवसर खो देंगे। उन्हें फिर से लड़ने से पहले अगले डॉपलगैंगर के दिखाई देने का इंतजार करना होगा। तो मैं इसे कैसे मार सकता हूं? मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक लिली और एक्सक्विजिट कहीं और नहीं होते, ताकि मैं इसे एक अलग जीन आर्ट के साथ मारने की कोशिश कर सकूं। वो मेरा सबसे अच्छा मौका है, वीर ने खुद से सोचा। जब उन्होंने कोर एरिया छोड़ा, तो लिली ओएसिस में उनका इंतजार कर रही थी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लिली पिछली बार की तरह चिंतित नहीं थी। वो वास्तव में उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान थी। सच्चाई में वो उम्मीद कर रही थी कि वीर कोर एरिया में तब तक रहेंगे जब तक जेल डीमन हॉल में ज़ेनोजेनिक को मार नहीं दिया जाता। मैं बस एक दोस्त से मिलने गया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे जेल डीमन हॉल में उस ज़ेनोजेनिक को मारने की जरूरत है, इसलिए मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सका। वीर ने कहा, तुम वास्तव में कोशिश करते रहने वाले हो ना? तुम जेल डीमन हॉल वापस जाने की योजना बना रहे हो। लिली ने वीर से कहा, मुझे वहां जाना क्यों नहीं जारी रखना चाहिए? इतने शक्तिशाली दुश्मन से निपटना दुर्लभ है, और ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करनी होगी। यह मेरे कौशल को तेज करने के लिए एक दमदार अवसर है, वीर ने ईमानदारी से कहा। लिली ने वीर की ओर देखा। उनका सिर थोड़ा साइड में झुका हुआ था। वह महसूस कर सकती थी कि वीर सच बोल रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रेस से आए थे। सामान्य लोग इस तरह की भारी विफलता के सामने अपनी प्रेरणा और समर्पण को बनाए रखने के लिए संघर्ष करेंगे। अधिकांश लोग हार मानने से पहले केवल इतनी बार ही अपने सपनों को कुचल सकते थे। वीर पहले ही कई बार विफल हो चुके थे, लेकिन वह टूटे नहीं थे।
उनका संकल्प मजबूत था और उन्होंने स्पष्ट रूप से जारी रखने का इरादा किया था। उस तरह के व्यक्तित्व के अपने फायदे और नुकसान थे, यह निश्चित था। लिली ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द मटीरियलाइज नहीं हुआ। वो वीर की सकारात्मकता को नष्ट नहीं करना चाहती थी। जो भी हो, केवल एक महीना बाकी है। उनके अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ये उनके लिए बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, लिली ने खुद से सोचा। जेल डीमन हॉल लौटने के बाद वीर ने उस ज़ेनोजेनिक को हर दिन चुनौती देना जारी रखा और हर दिन वो विफल होते रहे। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद लिली और एक्सक्विजिट शायद ही कभी आते थे। वो बहुत बार विफल हो चुके थे और उन्हें अभी तक कुछ भी नया सीखना बाकी था। उनके लिए ऐसे व्यर्थ झगड़ों को देखने में समय बिताने का कोई कारण नहीं था। जब वो अपना काम करने में व्यस्त थे तो लड़कियां अंडर द स्काई नामक नाइफ स्किल का अभ्यास करना चाहती थी, जिसे उन्होंने वीर से सीखा था। हालांकि वीर के व्यक्तिगत अनुभव तक उनकी मानसिक पहुंच ने उनके लिए शक्तिशाली कौशल को कास्ट करना आसान बना दिया। फिर भी उन्हें कौशल के साथ वीर के पास जो प्रतिभा थी, उसके करीब कहीं भी पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। जब वो लड़ते हैं तो वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। इस तरह का नाइफ स्किल और नाइफ माइंड देखना बहुत दुर्लभ है। वो वेरी हाई सेंस का अभ्यास करते समय हमारे लिए एक बड़ी मदद होने चाहिए, लिली ने तारीफ की। यह शर्म की बात है कि वह वेरी हाई में से एक नहीं है, अन्यथा उनकी प्रतिभा के स्तर के साथ वो वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने में सक्षम हो सकते हैं, एक्सक्विजिट ने कहा। उनकी आवाज में अफसोस का एक विशिष्ट नोट था। लिली थोड़ा झुका। वैसे भी वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने के बारे में क्या अच्छा है? मैं उन ठंडे खून वाले राक्षसों में से एक नहीं बनना चाहती। अगर मुझे विकल्प दिया गया होता तो मैंने कभी भी इसका अभ्यास नहीं करने का फैसला किया होता। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास 10 आर्मोर टैलेंट है। इतने उच्च आर्मोर टैलेंट वाले लोगों को वेरी हाई सेंस का अभ्यास करना चाहिए। वह वेरी हाई में से एक होने का नियम है, एक्सक्विजिट ने कहा। लेकिन मैं क्यों? काश मेरी प्रतिभा 9 आर्मर्स से नीचे होती, लिली ने गुस्सा किया। वीर अपनी अगली लड़ाई हार गए। वह चोटों से ढके हुए जेल डीमन हॉल से बाहर निकल गए, लेकिन फिर उन्होंने अचानक हॉल के बाहर खड़े एक वेरी हाई आदमी को अपनी ओर देखते हुए देखा। वीर ने इस वेरी हाई को नहीं पहचाना, लेकिन आदमी की आंखें निश्चित रूप से शत्रुतापूर्ण लगती थी। यह आदमी ली एक्सुई चेंग नहीं हो सकता। क्या वो हो सकता है? वीर ने खुद से सोचा। आउटर स्काई में अपने समय में लियू ज़ेन और ली एक्सुई चेंग वे 2 लोग थे जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा अपमानित किया था। उन्होंने लियू ज़ेन को पहले देखा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि ली एक्सुई चेंग कैसा दिखता है। भले ही यह आदमी ली एक्सुई चेंग नहीं था, वो शायद उन दोनों से संबंधित था। वीर, तुम जेल डीमन हॉल का उपयोग 2 महीनों से कर रहे हो। अगर तुम रेड ब्लड डीमन को नहीं मार सकते तो वहां से निकल जाओ। लोगों का समय बर्बाद मत करो, ली एक्सुई चेंग ने वीर को घूरते हुए कहा। ली एक्सुई चेंग और लियू ज़ेन सिल्कवॉर्म फाइट्स के बाद सब कुछ खो चुके थे। उनके पास जो कुछ बचा था वो उनकी अंडीज थी। उनके माता पिता ने उन्हें अपने अधिकांश कर्ज चुकाने में मदद की थी, लेकिन उनका अभी भी बहुत से लोगों का बहुत कुछ बाकी था। अभी 2 पुरुषों के पास कुछ भी नहीं था, शाब्दिक रूप से कुछ भी नहीं। यहां तक कि अभ्यास के लिए उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, उन्हें दूसरों के लिए भुगतान के रूप में उपयोग करना पड़ा। ली एक्सुई चेंग के पास रेड ब्लड डीमन से लड़ने का विचार था। रेड ब्लड डीमन ज़ेनोजेनिक जीन एक विशेष डीफाइड ट्रेजर को बनाने के लिए आवश्यक था। अगर वह उस ज़ेनोजेनिक जीन पर हाथ रख सकता था तो ली एक्सुई चेंग अधिक संसाधन अर्जित करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था। ली एक्सुई चेंग रेड ब्लड डीमन को अकेले नहीं मार सकते थे, लेकिन उनके परिवार ने उनका समर्थन किया। अगर उनके परिवार ने मदद की तो वह शायद रेड ब्लड डीमन को मार सकते थे।
लेकिन जब ली एक्सुई चेंग जेल डीमन हॉल में प्रवेश का अनुरोध करने के लिए ओपन स्काई एल्डर के पास गए तो उन्हें बताया गया कि वीर ने पहले ही वहां पंजीकरण करा लिया था कि वो होगा जो इसे मारेगा। उन्हें फिर से आवेदन करने से पहले वीर के विफल होने का इंतजार करना होगा। ली एक्सुई चेंग को विश्वास नहीं था कि वीर के पास रेड ब्लड डीमन को मारने के लिए वो सब कुछ है जो लगता है, इसलिए वो देखने के लिए जेल डीमन हॉल आए कि चीजें कैसे प्रगति कर रही थी। और वहां उन्होंने वीर को रेड ब्लड डीमन द्वारा बार बार नष्ट होते हुए पाया। एक्सक्विजिट ने मुझे बताया कि मेरे पास उस समय से जब मैंने साइन अप किया था 1 महीना बाकी है जो मुझे आवंटित किया गया था। क्या वह गलत है? वीर ने ठंडे दिमाग से पूछा, ली एक्सुई चेंग की टकटकी से मिलते हुए। अगर तुम्हारे पास आवश्यक शक्ति नहीं है तो 1 और महीना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हार क्यों नहीं मान लेते? खुद का कुछ समय बचाओ और दूसरों को असुविधा पहुंचाना बंद करो। ली एक्सुई चेंग ने वापस गोली मार दी। मैं समझ गया, तुम दूसरों कहते हो, लेकिन तुम वास्तव में बस मुझे कुछ ऐसा करने के लिए चाहते हो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। वीर ने ली एक्सुई चेंग से कहा, थोड़ा झुकते हुए, तुम सही हो। दूसरों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना एक अच्छी बात है। मुझे किसी और का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे यहां जल्दी समाप्त करना चाहिए था। वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। वह ऐसा लगता था जैसे वह उस बात से सहमत थे जो ली एक्सुई चेंग ने कही थी। वह सोचने का एक उचित तरीका है। अगर तुम अपना पंजीकरण रद्द करना चाहते हो तो तुम्हें ओपन स्काई एल्डर से मिलना होगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। ली एक्सुई चेंग ने कहा, वीर से वास्तव में हार मानने की उम्मीद करते हुए। नहीं, 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 तुमने मुझे गलत समझा। मैं रेड ब्लड डीमन को मार दूंगा। इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करने में और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वीर ने हंसते हुए कहा, इसे मारो? क्या तुम घमंड से इसे मारने जा रहे हो? ली एक्सुई चेंग ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। रेड ब्लड डीमन साधारण प्रिमिटिव डीफाइड्स जैसा नहीं था। यहां तक कि वीर का अपोलो सेट भी प्राणी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वीर ने पहले ही अपने इरादे बता दिए थे। वह रेड ब्लड डीमन को मारने जा रहे थे। वीर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे ये दुनिया की सबसे सरल चीज होगी, लेकिन किसी भी वेरी हाई को यह ऐसा लगता जैसे वह दिन में सपने देख रहे थे। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इंतजार करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। आखिरकार यह मेरा समय नहीं है जो बर्बाद हो रहा है। वीर ने कंधे उचकाए, जैसे उन्हें एक या दूसरे तरीके से कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद वीर ने आराम करने के लिए पत्थर के मंडप के बगल में खुद को स्थापित किया। क्षतिग्रस्त अपोलो सेट को ठीक होने में भी कुछ समय लगेगा। सौभाग्य से अपोलो सेट उसके द्वारा सहे गए नुकसान को ठीक करने में अच्छा था। अगर इसमें ऐसी उन्नत आत्ममम्मत क्षमताओं का अभाव नहीं होता तो यह पहले ही कबाड़ धातु का ढेर होता। रेड ब्लड डीमन की लड़ने की क्षमताएं अति शक्तिशाली हैं। अगर मैं पहले से ही एक प्रिमिटिव डीफाइड होता तो इसे मारना आसान होता, लेकिन अभी जैसा मैं हूं, खजानों की शक्ति पर निर्भर रहने से मेरे लिए इस जानवर को नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीर सोचते रहे कि उन्होंने पहले कैसे लड़ाई की थी। वो एक ऐसा तरीका खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो रेड ब्लड डीमन को मार सके, क्योंकि एक्सक्विजिट और लिली अंडर द स्काई का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे वीर से बहुत बार नहीं मिल रहे थे। वीर ने सोचा कि वो अपनी सफलता के अग्रभाग पर सही थे। उन्हें बस एक मौका ढूंढने की जरूरत थी जब वे आसपास नहीं थे, ताकि वो रेड ब्लड डीमन से लड़ सके। फिर वो जो भी जीन आर्ट या डेविल सोल चाहते थे उसका उपयोग कर सकते थे। ली एक्सुई चेंग झुके। वेरी हाई अपने नियमों के बारे में बहुत सख्त थे। भले ही वह वेरी हाई में से एक थे, वह नियमों को दरकिनार नहीं कर सकते थे। अगर वीर हार नहीं मानने वाले थे तो ली एक्सुई चेंग को वास्तव में 1 और महीना इंतजार करना होगा।
अगर वीर समय सीमा से पहले रेड ब्लड डीमन को नहीं मार सकते तो ली एक्सुई चेंग प्रवेश करने और दुष्ट को मारने की अनुमति के लिए पंजीकरण कर सकते थे। लेकिन ली एक्सुई चेंग सूखने के लिए लटके हुए थे। वह जल्द से जल्द संसाधन प्राप्त करने की जल्दी में थे, इसलिए वह एक महीना इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई। वह पत्थर के मंडप तक चले गए, वीर की ओर देखा और कहा, तुमने कहा कि तुम रेड ब्लड डीमन को मारने का तरीका ढूंढोगे, है ना? वह सही है, वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। वह कुछ समय से रेड ब्लड डीमन से लड़ रहे थे और उन्होंने वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं निकाला था, सिवाय रेड ब्लड डीमन की क्षमताओं की एक सामान्य समझ के। बहुत अच्छा, ली एक्सुई चेंग ने खुद को सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो मुड़े और चले गए। इससे वीर हैरान हुए। वो सुनिश्चित नहीं थे कि आदमी का इससे क्या मतलब था। वीर ने सोचा था कि ली एक्सुई चेंग घूमते रहेंगे और उन्हें थोड़ी देर के लिए परेशान करेंगे, लेकिन आदमी एक और शब्द के बिना चला गया। हालांकि वीर ने ली एक्सुई चेंग के चेहरे पर जो अभिव्यक्ति देखी थी उसके बारे में सोचा। यह असंभव था कि आदमी इतनी आसानी से हार मान लेगा। ली एक्सुई चेंग जेल डीमन हॉल छोड़कर लियू जेन से मिलने गए। तुम जानते हो कि वीर जेल डीमन हॉल में रेड ब्लड डीमन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ली एक्सुई चेंग ने लियू जेन से पूछा। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जानता हूं या नहीं? लियू जेन सिर्फ वीर का नाम सुनकर परेशान थे। उन्होंने सिल्कवॉर्म फाइट्स के दौरान अपने दाव पर इतना कुछ खो दिया था। हालांकि उनके परिवार ने अधिकांश कर्ज चुका दिया था, उन्हें अभी भी बहुत कुछ चुकाना बाकी था। यह सब चुकाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होगा। इस समय लियू जेन वीर क्या कर रहे थे इसके बारे में सोचने के मूड में नहीं थे। बस अपने सभी कर्जों का भुगतान कैसे करें इसके बारे में सोचना ही उनके सिर को फोड़ने के लिए पर्याप्त था। मैं रेड ब्लड डीमन को मारने और अधिक संसाधन इकट्ठा करने के लिए किसी की मदद मांगने जा रहा था, लेकिन वीर ने मुझसे पहले रेड ब्लड डीमन को मारने के लिए पंजीकरण कराया। मुझे पंजीकरण करने से पहले एक और महीना इंतजार करना होगा। ली एक्सुई चेंग ने बताया कि क्या हुआ था। इसका क्या मतलब होना चाहिए? लियू जेन नहीं समझे कि ली एक्सुई चेंग उन्हें यह सब बताने की परेशानी क्यों उठा रहे थे। वेरी हाई कानून के मामले में सख्त थे। दो युवा पुरुषों के पास उनका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वीर ने शिकार करने की अनुमति के लिए पहले ही पंजीकरण करा लिया था, तो जब तक वह छूट नहीं देते कोई भी वहां नहीं जा सकता था और उसे मारने की कोशिश नहीं कर सकता था। जहां तक मुझे पता है वो कुछ समय से जेल डीमन हॉल में है। वो हर दिन रेड ब्लड डीमन से लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में रेड ब्लड डीमन को मार सकते हैं। मुझे लगता है कि वह अपने लड़ने के कौशल का अभ्यास करने के लिए रेड ब्लड डीमन का उपयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह तब तक जारी रखेंगे जब तक वहां उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। ली एक्सुई चेंग ने बताया कि क्या हुआ था। क्या उसमें कोई समस्या है? हमारे कई लोग ऐसा ही करते हैं। लियू जेन अभी भी नहीं समझे कि ली एक्सुई चेंग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि दूसरे आदमी को किसी चीज का संकेत देना होगा। लियू जेन को यह कहते हुए सुनकर ली एक्सुई चेंग हंसे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ भयानक था। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि हमारी रेस के कई छात्रों ने अतीत में ऐसा किया है। हाल के वर्षों में कम लोगों ने इस तरह की कोशिश क्यों की है? ये इसलिए है क्योंकि लियू जेन अपनी प्रतिक्रिया के बीच में ही पीछे हट गए। वो अब समझ गए कि ली एक्सुई चेंग किस बात पर आ रहे थे। उन्होंने ली एक्सुई चेंग को हैरानी से देखा और कहा, तुम जेल डीमन हॉल में गड़बड़ी का उपयोग वीर को मारने के लिए करना चाहते हो। वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमारे बाकी लोगों को पता चला तो इसे एक विशाल अपराध माना जाएगा। हमें एक छोटे और खाली द्वीप पर कारावास के लिए निर्वासित किया जा सकता है अगर वीर ने खुद गड़बड़ी सक्रिय नहीं की। अगर ऐसा हुआ तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ली एक्सुई चेंग गहराई से मुस्कुराए।
उन्होंने आगे कहा, वो कारण था कि हमने सब कुछ खो दिया। क्या तुम वास्तव में पीछे हटकर उसे स्वीकार करने जा रहे हो? जेल डीमन हॉल के प्रतिबंध मूल रूप से रेड ब्लड डीमन के वास्तविक शरीर जितने मजबूत नहीं थे। उसके कारण जानवर लगभग भागने में कामयाब हो गया। जब यह महसूस किया गया कि रेड ब्लड डीमन भागने के कितना करीब आया, तो हमारे बुजुर्गों ने गारंटी देने के लिए एक और सुरक्षा उपाय जोड़ा कि रेड ब्लड डीमन कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। अगर डॉपलगैंगर प्रतिबंधों के पहले स्तर से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त शक्ति हासिल कर लेता है, तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। जेल डीमन हॉल तुरंत पूरी तरह से बंद हो जाता है। बहुत पहले हमारे प्रिमिटिव डीफाइड वॉरियर्स में से एक रेड ब्लड डीमन से लड़ रहा था। रेड ब्लड डीमन क्रोधित हो गया और उस विशेष प्रतिबंध को सक्रिय कर दिया। जब जेल डीमन हॉल बंद हो गया, तो इसने उस प्रिमिटिव डीफाइड को अंदर फंसा लिया। वह टेलीपोर्ट करके दूर जाने में असमर्थ था। जब उन्होंने जेल डीमन हॉल को फिर से खोला, तो उन्होंने पाया कि रेड ब्लड डीमन पहले ही आदमी को खा चुका था। उसका जो कुछ बचा था वो फर्श पर थोड़ा खून था। लियू ज़ेन ने चुपचाप कहा, लेकिन जब ऐसा हुआ, तो उन्होंने प्रतिबंधों को संशोधित करने का फैसला किया। उन्होंने इसे ट्रिगर करने के लिए आवश्यक शक्ति के स्तर को बढ़ा दिया। जब तक रेड ब्लड डीमन पूरी तरह से पागल नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता कि ये उस सुरक्षा उपाय को फिर से ट्रिगर करने में सक्षम होगा। वीर वास्तव में रेड ब्लड डीमन को धमकी नहीं दे सकते, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वह प्राणी में इतना क्रोध प्रेरित कर सके। तो वो गड़बड़ी को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। हर बार जब वो हॉल छोड़ते हैं, तो वो बुरी तरह से घायल होते हैं। वह ठीक होने के लिए वेरी हाई जीन फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं। तुम पहले उस आदमी से मिल चुके हो, और तुम्हारा वर्तमान स्थिति से एक संबंध है जिसका मुझे लगता है कि हम शोषण कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें ठीक होने के लिए कुछ बेहतर जीन फ्लूइड दे सकते हो, है ना? ली एक्सुई चेंग ने कहा, तुम्हारा मतलब ब्लड मैरो जीन फ्लूइड जैसा कुछ है। लियू ज़ेन की आंखें चमक उठीं। अब वह जानते थे कि ली एक्सुई चेंग का वास्तव में क्या मतलब था। ब्लड मैरो जीन फ्लूइड रेड ब्लड डीमन के जेनोजेनिक जीन से बनाया गया था। यह चोटों से ठीक होने के लिए बहुत अच्छा था। मौजूद सभी हीलिंग जीन फ्लूइड्स में यह सबसे महंगा में से एक था। इसका उपयोग आमतौर पर डीफाइड एलीट्स द्वारा किया जाता था। इसने डीफाइड वुंड्स के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए किंग्स के साथ इसकी दक्षता कहे बिना चली गई। जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता, उन्हें कम समय में ठीक किया जा सकता था। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि क्योंकि ब्लड मैरो जीन फ्लूइड रेड ब्लड डीमन के जेनोजेनिक जीन से बनाया गया था, रेड ब्लड डीमन इसके प्रति बहुत संवेदनशील था। एक छोटी मात्रा का उपयोग करने से ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर वीर ने बहुत अधिक उपयोग किया और फिर जेल डीमन हॉल में प्रवेश किया, तो ये रेड ब्लड डीमन के सच्चे क्रोध को ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि वीर हर दिन घायल हो रहे थे, उन्हें बहुत सारे हीलिंग जीन फ्लूइड्स की आवश्यकता थी। एक्सक्विजिट उन्हें फिर से आपूर्ति करने के लिए हर कुछ दिनों में उनसे मिलने आती थी। उन्हें हीलिंग जीन फ्लूइड्स प्रदान करने के अलावा उन्होंने उन्हें अन्य प्रकार के जीन फ्लूइड्स भी दिए। वे उनके शरीर और उनके अभ्यास से जुड़ी सभी प्रकार की चीजों में मदद कर सकते थे। वे स्वयं वेरी हाई द्वारा संश्लेषित द्रव थे। आउटर स्काई में उपलब्ध संसाधनों के धन के कारण वीर को उन संसाधनों तक पहुंच दी जा रही थी जो कुछ किंग्स कभी भी अपने हाथों में लेने की उम्मीद कर सकते थे। वेरी हाई की एक बड़ी जनसंख्या नहीं थी। उनके पास हीलिंग जीन फ्लूइड्स का उत्पादन करने के लिए समर्पित कई लोग नहीं थे, लेकिन वे खुद भी शायद ही कभी हीलिंग जीन फ्लूइड्स का उपयोग करते थे। इसलिए अधिकांश समय वेरी हाई ने जीन फ्लूइड्स को काफी धीरे धीरे बनाया। उन्होंने सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त हाथ पर रखा, लेकिन जैसे ही वीर ने जिद से रेड ब्लड डीमन से लड़ना जारी रखा, उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके लिए वेरी हाई अद्वितीय रूप से अपुष्ट थे। एक महीने के भीतर वीर ने लगभग अपने जीन फ्लूइड भंडार को साफ कर दिया था।
अगर वह और चाहते तो उन्हें और बनाए जाने का इंतजार करना होगा। इसका मतलब था कि हर कुछ दिनों में एक अधिक हीलिंग जीन फ्लूइड्स क्यों नहीं है। वीर ने जीन फ्लूइड्स को देखा जो एक्सक्विजिट ने उन्हें लाए थे, और उन्होंने देखा कि वे वही जीन फ्लूइड्स नहीं थे जो वो आमतौर पर उपयोग करते थे। उन्हें वास्तव में जिन हीलिंग फ्लूइड्स की आवश्यकता थी, उनके बजाय ये अन्य जीन फ्लूइड्स केवल उनके जीन और शारीरिक शक्ति को मजबूत करेंगे। भले ही हीलिंग जीन फ्लूइड से भरा एक पूरा गोदाम होता, ये उस राशि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होता जो तुम उपभोग करते रहते हो। एक्सक्विजिट ने कहा। उन्होंने 6 लाल जीन फ्लूइड्स वाले एक बॉक्स की ओर इशारा किया और आगे कहा, यह एक हाई क्लास हीलिंग जीन फ्लूइड है। वे इसे केवल डीफाइड फाइटर्स को प्रदान करते हैं। चूंकि कमजोर द्रव उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुम्हें ये उपहार दिए जा रहे हैं। इन्हें इधर-उधर इस्तेमाल न करें। अगर तुम इन्हें खत्म कर देते हो तो तुम्हें अगले 2 सप्ताह तक और नहीं दिए जाएंगे। एक्सक्विजिट को पता नहीं था कि ब्लड मैरो जीन फ्लूइड में रेड ब्लड डीमन के जेनोजेनिक जीन्स थे। आखिरकार बहुत कम लोग जानते थे कि जब वे कोई दवा लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है। रेड ब्लड डीमन के जेनोजेनिक जीन्स इन द्रवों का सिर्फ एक तत्व थे, वे प्राथमिक घटक भी नहीं थे। भले ही एक्सक्विजिट को पता होता कि जेनोजेनिक जीन्स द्रव में थे, उन्हें इस स्थिति में संभावित दुष्प्रभावों के बारे में पता नहीं होता। लियू जेन और ली एक्सुई चेंग को इसके बारे में पता था, क्योंकि उनके एक बुजुर्ग ने जेल डीमन हॉल में रेड ब्लड डीमन को मारने के लिए जाने से पहले ब्लड मैरो जीन फ्लूइड की एक बड़ी मात्रा का उपयोग किया था। रेड ब्लड डीमन तुरंत क्रोध में चला गया था। सौभाग्य से वो आदमी एक लार्वा क्लास डीफाइट था। रेड ब्लड डीमन के क्रोध के बावजूद वो इसे मारने में सक्षम था। केवल कुछ ही लोग जो उस एलीट के करीब थे वे इसके बारे में जानते थे। एक्सक्विजिट और लिली उस एलीट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जीन फ्लूइड लेने से हॉल के अंदर राक्षस को कैसे प्रभावित किया जाएगा। लियू जेन और ली एक्सुई चेंग इस योजना के साथ नहीं आए होंगे अगर प्राणी की प्रतिक्रिया जीन फ्लूइड के लिए आम तौर पर ज्ञात होती। ये सुनकर कि एक और बेहतर जीन फ्लूइड था जिसका वह उपयोग कर सकते थे, वीर खुश से अधिक थे। अगर वह तेजी से ठीक हो सकते थे तो वो रेड ब्लड डीमन से लड़ने में अधिक समय बिता सकते थे। भले ही वो रेड ब्लड डीमन को हराने में असमर्थ थे, वो प्राणी से लड़ते समय अपनी प्रतिभा को तेज कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेड ब्लड डीमन उन्हें लगातार दबा रहा था। वीर ने इतना दृढ़ संकल्पित होकर बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव प्राप्त किया था। इस तरह के घाव से वास्तव में दर्द होता है। वीर ने अपनी छाती पर नीचे देखा और अपना अनावृत दिल देखा, जो श्रेडेड होने के करीब आ गया था। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अगर वीर में वसूली की अपनी प्रभावशाली क्षमताओं का अभाव होता तो इस तरह का हमला शायद उन्हें मार डालता। एक ब्लड मैरो जीन फ्लूइड खोलते हुए वीर ने जल्दी से यह सब निगल लिया। उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से एक गर्म सनसनी दौड़ती हुई महसूस की। एक सुन्न, खुजलीदार भावना उनके घावों पर गुजर गई और वीर की चोटें ठीक होने लगी। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके घाव बंद हो गए। ये अच्छा सामान है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे आमतौर पर डीफाइड एलीट्स के लिए आरक्षित एक बेहतर वस्तु माना जाता है। प्रभाव उससे 10 गुना अधिक मजबूत है जो मैं पहले उपयोग कर रहा था। वीर चौड़े मुस्कुराए जब उन्होंने घावों को इतनी जल्दी ठीक होते देखा। उनके घावों को पहले ठीक होने में आधा दिन लगता, लेकिन अब उन्हें 1 घंटे से भी कम समय लगा। लेकिन अपोलो सेट अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वीर को इंतजार करते रहना पड़ा। अपोलो सेट के बिना उनका शरीर नहीं चलेगा। हालांकि वीर ने अपने खाली समय का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए वेरी रियल बॉडी और गॉड्स वांडर का अभ्यास किया। वे 2 जीन आर्ट्स उनके लिए अभ्यास करने के लिए बहुत फायदेमंद थे। उनका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। जब अपोलो सेट आखिरकार ठीक हो गया तो वीर ने फैसला किया कि ये जेल डीमन हॉल में फिर से प्रवेश करने का समय था।
लेकिन वीर को हैरानी हुई। जब वो प्रवेश करते थे तो रेड ब्लड डीमन सीढ़ियों पर बैठा उनकी ओर घूर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने उन पर हमला नहीं किया। ये क्या है? वीर ने सोचा। ये अजीब लगता था कि इस यादृच्छिक दिन पर रेड ब्लड डीमन का मिजाज इतना सुधर गया था। जबकि वीर सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा था, रेड ब्लड डीमन का शरीर एक खूनी रोशनी से चमका। उसके कीट पंख खुले। उसके सिर पर अजीब सींग एक लाल रंग से चमका जो एक सूरज जैसा लगता था। अरे यार, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? ये अचानक इस तरह की एक डरावनी शक्ति के साथ क्यों फटा है? वीर बहुत भ्रमित थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक रेड ब्लड डीमन से लड़ाई की थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था, और इसने अचानक भयानक मात्रा में शक्ति हासिल कर ली थी। इससे पहले कि वीर के पास अपनी स्थिति पर विचार करने का समय होता, उन्होंने रेड ब्लड डीमन की बुरी दिखने वाली लाल आंखों को बल्बों की तरह जलते हुए देखा और उनकी ओर घूरते हुए देखा। वीर ने कुछ नहीं कहा। वह बस जेल डीमन हॉल से दूर टेलीपोर्ट करना चाहते थे। वीर रेड ब्लड डीमन को उसके सामान्य शक्ति स्तर पर नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब यह खुद का एक उग्र संस्करण था। जहां तक उन्हें पता था, ये चीज एक मुक्का में उनके शरीर को नष्ट कर सकती थी और उन्हें अपंग कर सकती थी। उन्हें दूर टेलीपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन जिस क्षण वीर ने जाने के लिए अंतरिक्ष को फाड़ दिया, उन्होंने जेल डीमन हॉल में सभी निशानों को एकल शानदार चमक में जलते हुए देखा। पूरा जेल डीमन हॉल एक पवित्र प्रकाश से ढका हुआ था। पंग! वीर अंतरिक्ष से उछल गए और लगभग जमीन से टकरा गए। वो एक अच्छी रोल में उतर गए, जो वह तरीका था जिससे वह अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे। ये क्या है? जेल डीमन हॉल के प्रतिबंध क्यों भड़क उठे हैं और मेरे अंदर के साथ पूरी संरचना को सीमित कर दिया है? वीर का चेहरा बदल गया। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा और उन्होंने पाया कि प्रकाश की लहरदार किरणें हॉल की हर सतह को ढक रही थी। पूरी इमारत कसकर सील हो गई थी और अब कोई बाहर नहीं निकल सकता था। वीर ने महसूस किया कि वह एक डरावनी और खतरनाक स्थिति में थे। जेल डीमन हॉल सील हो गया था और वह छोड़ने के लिए गॉड्स वांडर का उपयोग नहीं कर सकते थे। वह जानवर के साथ अंदर फंसे हुए थे। इसके अलावा रेड ब्लड डीमन सामान्य से कहीं अधिक खतरनाक हो गया था। जब वीर ने पहले रेड ब्लड डीमन से लड़ाई की थी, तो वह केवल कुछ मिनटों तक चल सकते थे, लेकिन अब रेड ब्लड डीमन एक डरावने मोड में था। यह सोचकर वीर ने अपना ध्यान वापस रेड ब्लड डीमन पर कर दिया। रेड ब्लड डीमन की आंखें लाल रोशनी दे रही थी। यह एक छोटी टॉर्च जैसा लगता था, जिसकी बीम वीर पर उतरती थी। ये क्या है? मैंने सोचा हम दोस्त थे। मैं बस यहां एक ब्रेक ले रहा हूं। तुम जाओ और अपना सामान करो। मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वीर ने बात करते हुए रेड ब्लड डीमन पर एक जबरदस्त मुस्कान डाली। रेड ब्लड डीमन ने वास्तव में वीर पर वापस मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान ने उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक भेज दी। उसके मुंह को लाइन करने वाले नुकीले रेजर जैसे दांत देखने के लिए विशेष रूप से भयानक थे। ये एक राक्षस जैसा था जो कुछ भी नष्ट और खा सकता था। अगले ही सेकंड रेड ब्लड डीमन ने एक अजीब चीख निकाली। उसका शरीर एक लाल छाया जैसा था और ये सीधे वीर के लिए आ रहा था। वीर की आंखों की रोशनी भी उसके आंदोलनों को नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने एक लाल छाया की चमक देखी, लेकिन रेड ब्लड डीमन वही रहा जहां वह था। फिर एक और रेड ब्लड डीमन उनके सामने दिखाई दिया। उसके तेज पंजे पहले से ही उनकी छाती में खोद रहे थे। पंग! रेड ब्लड डीमन के पंजे वीर के शरीर के माध्यम से फाड़ दिए और ये एक पानी के गुब्बारे की तरह फट गया। अगले ही सेकंड जो पानी अलग हो गया था वो फिर से इकट्ठा होने लगा। इसने वीर का चेहरा फिर से बना दिया, लेकिन इससे पहले कि पानी वीर के शरीर को पूरी तरह से फिर से बनाना समाप्त कर देता, प्राणी ने अपने पंजे फिर से फैला दिए। एक बार फिर
इसने वीर पर झूला। हमले के साथ जाने वाली लाल पदार्थ श्रृंखलाएं एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। वीर हैरान थे। उन्होंने पहले हमले से बचने के लिए अपने ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी का उपयोग किया था, लेकिन अभी उनका शरीर अभी भी मिलन नहीं हुआ था। अगर उन्हें फिर से मारा गया तो उनकी सभी कोशिकाएं जो पानी में बदल दी गई थी, वे कुछ भी नहीं बन जाएंगी। यहां तक कि ओरिजिनल वाटर किंग बॉडी भी उन्हें दूसरी बार जीवित नहीं करेगा। वीर अब संकोच नहीं कर सकते थे। एक पल में उनका शरीर शुद्ध सफेद चमक उठा जब उन्होंने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में प्रवेश किया। ज्वालामुखी की तरह दिखने वाली लाल पदार्थ श्रृंखलाएं सीधे उनके माध्यम से गुजर गई, हानिरहित रूप से उनकी छाया के माध्यम से गुजर गई। लेकिन जैसे ही वीर ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उपयोग करना शुरू किया, कुछ अजीब शक्ति ने उन्हें वापस उससे बाहर निकाल दिया। वह बहुत कम समय में अपने सामान्य स्वयं में वापस आ गए थे। वीर का पेट डूब गया। डेस्टिनीज टावर के अंदर अभी भी वेन के साथ उनका सुपर गॉड स्पिरिट मोड बुरी तरह से अवनत हो गया था। एक बार फिर, इससे पहले कि वह एक लड़ाई खत्म करने के लिए इसका उपयोग कर सकते, इसे रद्द कर दिया गया था। रेड ब्लड डीमन ने वीर को सोचने का कोई समय नहीं दिया। उसका शरीर एक गहरा लाल छाया बन गया जो फिर से सीधे उनके लिए गया। ये एक वास्तविक राक्षस जैसा था, और ये उनकी आंखों के लिए अनुसरण करने के लिए बहुत तेज उनकी ओर बढ़ता था। वीर टेलीपोर्ट करके दूर चले गए। भले ही वो जेल डीमन हॉल से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने भवन के प्रतिबंधों को ट्रिगर नहीं किया। लेकिन जब तक वीर टेलीपोर्ट करके दूर चले गए थे, एक बुरी मुस्कान पहले से ही रेड ब्लड डीमन के अजीब चेहरे को पार कर चुकी थी। एक बार फिर यह सीधे वीर के सामने दिखाई दिया। 5 लाल पंजे वाली उंगलियां उनके दिल को फाड़ने के लिए आगे बढ़ी। वीर की आंख लाल चमक उठी। वो लाल रंग उनके पूरे शरीर में फैल गया और फिर वो बस गायब हो गए। वो सीधे रेड ब्लड डीमन की आंख में चले गए। ऐसा करने से एक्सक्विजिट और लिली को डेविल सोल्स के रहस्यों को समझने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपने रहस्यों को रखने के लिए रेड ब्लड डीमन को उन्हें मारने नहीं दे सकते थे। रेड ब्लड डीमन की आंखों में वीर के आसपास का वातावरण शुद्ध लाल था। ये उन आंखों से पूरी तरह से अलग था जिनमें वीर ने पहले प्रवेश किया था। वीर ने एक पल के लिए थोड़ा राहत महसूस किया। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वह सभी खतरे से बच गए हैं, उन्होंने अपने आसपास की लालिमा को उबलना शुरू करते हुए देखा। शक्ति उनके आसपास खून की डरावनी लपटों की तरह उठ गई। उस शक्ति ने एक डरावनी उपस्थिति रखी और इसने पूरी आईवर्ल्ड को एक भयानक लाल सागर में बदल दिया। वीर खूनी लपटों के अंदर शक्ति महसूस कर सकते थे। उन्होंने वहां और रहने की हिम्मत नहीं की। वह टेलीपोर्ट करके रेड ब्लड डीमन की आंखों से बाहर निकल गए। ये आदमी मेरे लिए निपटने के लिए बहुत अधिक है। जैसे ही वीर टेलीपोर्ट करके बाहर निकले, रेड ब्लड डीमन अपने लाल पदार्थ श्रृंखलाओं को चारों ओर घुमाता हुआ उनके लिए आ रहा था। यह एक पल में वीर तक पहुंच गया। वीर की बैंगनी आंख घूमने लगी जब उन्होंने रेड ब्लड डीमन के आंदोलनों का पता लगाने के लिए पर्पल आई बटरफ्लाई डेविल सोल का उपयोग किया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने पास मौजूद सभी डेविल सोल्स की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने मूव माउंटेन एरियाज एरिया डेविल सोल और यहां तक कि अपने स्वयं के प्रोफेसर मंत्रा एरिया का भी उपयोग किया। उन्होंने जेड स्किन, ब्लड पुल्स सूत्र और बहुत कुछ का उपयोग किया। उन्होंने राक्षस को पीछे हटाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, उसका उपयोग किया। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को अधिकतम तक धकेल दिया। अपोलो सेट के साथ पहना नहीं जा सकने वाले पीकॉक किंग सोल रोब के अलावा वीर ने अपने निपटान में हर डेविल सोल का उपयोग किया। फिर भी वीर की शक्ति और गति रेड ब्लड डीमन और उनके बीच के अंतर को बंद करने में असमर्थ थी। उन्होंने अपनी गठन और निर्णय शक्तियों का पूरी क्षमता से उपयोग किया और उन्होंने मुश्किल से अगले हमले को चकमा दिया। कचा, जब रेड ब्लड डीमन ने तीसरी बार हमला किया,
तो वीर के लिए बचने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लाल पदार्थ श्रृंखला उनकी पसलियों से गुजर गई। उनकी 3 पसली की हड्डियां तुरंत टूट गई और उनका मांस फाड़ दिया गया। मुझे फिर से अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। वीर का दिमाग उस पल भी शांत था। भले ही चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचना अब उनकी मदद नहीं करने जा रहा था। उन्हें शांत होने की जरूरत थी। उन्होंने जानवर से लड़ने के लिए अपनी हर शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग किया। उन्हें जितना संभव हो उतना समय तक रुकना पड़ा ताकि वह बच सके। जेल डीमन हॉल में किसी प्रकार का आइसोलेशन प्रोटोकॉल है। वेरी हाई को इसके बारे में पता होना चाहिए, निश्चित रूप से। मुझे तब तक जारी रखना होगा जब तक वेरी हाई नहीं आ जाते। फिर मुझे बचाया जा सकता है। वीर ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वीर एक बात भूल गए थे। आउटर स्काई बहुत बड़ा था और वेरी हाई के ज्यादा लोग नहीं थे। जेल डीमन हॉल वहां से बहुत दूर था जहां वेरी हाई के अधिकांश लोग रहते थे। यह बीच में कहीं भी नहीं था और आमतौर पर किसी के जाने का कोई कारण नहीं था। अगर वेरी हाई ने देखा कि वहां कुछ गलत था तो उन्हें वहां पहुंचने में अभी भी आधा घंटा लग जाएगा। उन्हें उससे भी अधिक समय लग सकता है। वीर नहीं जानते थे कि क्या वह इतनी देर तक चल सकते थे। इस समय लियू जेन और ली एक्सुई चेंग अपना ध्यान जेल डीमन हॉल पर केंद्रित कर रहे थे। जब उन्होंने जेल डीमन हॉल के दरवाजे को रेड डीमन बीस्ट की रोशनी को दबाते हुए देखा तो वे जानते थे कि उनकी योजना सफल हो गई थी। रेड ब्लड डीमन पहले ही क्रोध से पागल हो चुका था और उसने अपनी जेल के रक्षात्मक गुणों को ट्रिगर कर दिया था। उन्होंने वीर को उग्र रेड ब्लड डीमन के साथ अंदर फंसा लिया था। जेल डीमन हॉल का प्रभारी आदमी कम से कम आधे घंटे तक यहां नहीं पहुंच पाएगा और अब से आधे घंटे बाद मुझे नहीं लगता कि वीर का बचाने के लिए कुछ भी बचेगा। लियू जेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ली एक्सुई चेंग ने लियू जेन की ओर देखा और पूछा, क्या गोदाम ठीक है? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। हीलिंग जीन फ्लूइड्स जो वीर हमेशा उपयोग करते थे वे सभी चले गए हैं। गोदाम में केवल अनुशंसित सुपीरियर हीलिंग जीन फ्लूइड्स बचे हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि एक जीन फ्लूइड रेड डीमन ब्लड की शक्ति को ट्रिगर कर सकता है। भले ही उन्हें पता चला कि यह ब्लड मैरो जीन फ्लूइड था जिसने रेड ब्लड डीमन के क्रोध को ट्रिगर किया, वे मुझे दोष नहीं दे सकते थे। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी जो खुद के अलावा किसी ने नहीं की। वो महान है, ली एक्सुई चेंग ने राहत के साथ कहा। वह मुस्कुराए और आगे कहा, एक्सक्विजिट ने उन्हें कुछ जीन फ्लूइड्स भी दिए। वह कम से कम 2 और दिनों तक यहां नहीं आएगी। वह इस बार बहुत मर चुका है। वो इतना प्रतिभाशाली है, ये शर्म की बात है कि उसे मरना पड़ेगा। लेकिन किसी ने उसे हमारा दुश्मन बनने के लिए नहीं कहा। एक्सक्विजिट और लिली अंडर द स्काई का अभ्यास कर रहे थे, अपनी सुविधा के लिए वीर के अनुभव को नियुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनमें से दोनों के फोन एक ही समय पर बजे। उन्होंने नंबर देखा और इसने उन्हें चौंका दिया। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट हमें क्यों बुला रहा है? लिली ने भ्रम के साथ पूछा। उन्होंने जल्दी से अपना फोन उठाया। लिली और एक्सक्विजिट के चेहरों को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। लिली चिल्लाया, क्या जेल डीमन हॉल के प्रतिबंध ट्रिगर हो गए हैं? क्योंकि जेल डीमन हॉल की प्रतिबंध शक्तियां सक्रिय हो गई थी। उनके पास भी ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अंदर क्या चल रहा था। हॉल की रक्षा के कारण उनकी सभी स्क्राइंग पावर्स कट गई थी। तो अभी यहां तक कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता था कि हॉल के अंदर क्या हो रहा था। उन्होंने पहले ही एक एजेंट भेज दिया था। जब उन्हें पता चला कि रेड ब्लड डीमन के लिए वीर की चुनौती का प्रभारी कौन था, तो उन्होंने एक्सक्विजिट और लिली से संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि क्या दोनों महिलाओं को पता था कि वीर अंदर थे, क्योंकि प्रतिबंध 10 मिनट पहले ट्रिगर हो गए थे। ये खत्म हो गया। एक्सक्विजिट और लिली को ठंड लगने लगी। केवल वीर के पास उस हॉल के अंदर शिकार करने की अनुमति थी, इसलिए वो अंदर एकमात्र व्यक्ति थे।
अगर रेड ब्लड डीमन ने रक्षा को ट्रिगर किया था तो वीर शायद कारण थे कि इसने ऐसा किया था। उनमें से दोनों के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट से बात करने के बाद वे जेल डीमन हॉल की यात्रा करने के लिए गॉड्स वांडर का उपयोग करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि वीर अंदर नहीं थे, लेकिन जितना करीब वे जेल डीमन हॉल के पास पहुंचे उतना ही उन्हें ठंडक महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वीर के साथ अपने संबंध को महसूस नहीं कर सकते थे। कुछ उनकी क्षमता को स्मॉदरिंग कर रहा था जो वो महसूस कर रहे थे। बहुत कम शक्तियां थी जो उनके संबंध को वीर से अलग कर सकती थी। जेल डीमन हॉल के अंदर सच्चे गॉड जेनोजेनिक को बांधने वाली शक्ति उन कुछ चीजों में से एक थी जो कर सकती थी। एक 80% से 90% मौका था कि वीर जेल डीमन हॉल के अंदर फंसे हुए थे। वो पहले से ही मर चुके होंगे। जेल डीमन हॉल के अंदर हर सेकंड एक हताश हाथापाई थी क्योंकि वीर जीवन से चिपके रहने की कोशिश कर रहे थे। अब तक वो केवल 1 मिनट के लिए हॉल के अंदर रहे थे और उनके शरीर में पहले ही 7 या 8 घाव हो चुके थे। वे घाव इतने गहरे थे कि उनके अंदर हड्डियां दिखाई दे रही थी। लानत है, ये रास्ता नहीं है। वीर को बुरा लगा। उनकी शक्ति राक्षस के लिए कोई मैच नहीं थी और उनके पास जो कौशल थे वे अपनी प्रभावशीलता खो रहे थे। मुझे इसे आजमाना होगा। जैसे ही वीर टेलीपोर्ट करके दूर चले गए, उन्होंने क्षण के राहत का उपयोग एक गियर का टुकड़ा निकालने के लिए किया। ये एक अजीब बोतल थी। हैंडल 2 सायरन की पूंछ थी। यह एक्सट्रीम किंग में सायरन से पवित्र वस्तु सायरन बॉटल थी। वीर ने सायरन बॉटल के बाएं किनारे पर टैप किया, लेकिन इससे पहले कि वो अगला कदम उठा पाते, रेड ब्लड डीमन उनके सामने था। उसके तेज पंजे चाकू जैसे थे और वीर उन्हें टालने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत शील्ड ऑफ द मडूसास गेज को रेड ब्लड डीमन के डरावने हमलों को रोकने के लिए बुलाया। भले ही वीर हमला करने के लिए ढाल की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी इसमें अद्भुत रक्षा थी। रेड ब्लड डीमन के पंजे ढाल पर नीचे आए लेकिन इसे कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। हालांकि डरावनी शक्ति ने वीर और ढाल को दूर उड़ा दिया। पंग! वीर का शरीर हॉल की पिछली दीवार से टकरा गया। उनका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टूट गया है। उनके लिए वापस खड़ा होना लगभग बहुत दर्दनाक था। वीर ने अपने दर्द पर नियंत्रण पाया और टेलीपोर्ट करके दूर चले गए। अगले ही पल रेड ब्लड डीमन वहीं था जहां वीर अभी थे। लाल पदार्थ श्रृंखलाएं दीवार के खिलाफ बाहर निकली और मंत्रों को चमकदार बनाया। जो सायरन बॉटल फर्श पर गिर गई थी वो अजीब तरह से चमक रही थी। इसने सायरन वर्जिन का चेहरा प्रदर्शित किया। सायरन वर्जिन, मैं मुसीबत में हूं। इस आदमी से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। वीर ने जल्दी से सायरन वर्जिन पर चिल्लाया जब वह दिखाई दी। वीर ने बस कहा था कि जब रेड ब्लड डीमन के पंजे फिर से उनकी ओर चमके। वीर ने अपने अपोलो विंग्स को फड़फड़ाया और सावधानीपूर्वक निर्णय के माध्यम से बाएं मोड़ने का फैसला किया। वो हमले से बचने में कामयाब रहे, लेकिन रेड ब्लड डीमन का शरीर फिर से चमका। वे पंजे एक बार फिर वीर के सामने सही थे। वीर ने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक पदार्थ श्रृंखला अभी भी उनके कंधे से जुड़ी हुई थी। झटका उन्हें इतना गहराई से खोला कि उनके मांस के अंदर फीकी सफेद हड्डियां दिखाई दी। रेड ब्लड डीमन, सायरन वर्जिन ने हैरानी से कहा जब उन्होंने रेड ब्लड डीमन को देखा। यह अच्छा है कि तुम इस दुष्ट को जानते हो। हालांकि यह सिर्फ एक डॉपलगैंगर है। यह केवल प्रिमिटिव क्लास है। क्या तुम जानती हो कि इससे कैसे निपटा जाता है? वीर ने तुरंत पूछा जब वो फिर से टेलीपोर्ट करते थे। एक अजीब मुस्कान के साथ सायरन वर्जिन ने कहा, अगर मेरा सच्चा शरीर अभी भी यहां होता तो शायद मैं इससे लड़ सकती थी, लेकिन अभी मेरे पास अभी भी एक शरीर नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका नहीं है। भले ही ये सिर्फ एक डॉपलगैंगर है। रेड ब्लड डीमन एक डॉपलगैंगर है जो अपने सच्चे स्वयं के लड़ाई के अनुभव को रखता है। यह एक साधारण प्रिमिटिव डी फाइट जैसा नहीं है। तो
मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देती हूं। उसके बाद सायरन वर्जिन का शरीर सिकुड़ गया। वो सायरन बॉटल में वापस आ गई। वीर के पास गुस्सा होने का कोई समय नहीं था। रेड ब्लड डीमन पहले से ही उन पर फिर से था। उनके पास चकमा देने के लिए कहीं नहीं था। इसलिए उन्हें हमले को फिर से रोकने के लिए शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज का उपयोग करना पड़ा। भले ही ढाल ने वीर के शरीर को प्राणी के पंजों से बचाया, इसने झटके के प्रभाव को नरम करने के लिए कुछ नहीं किया। इसने वीर के शरीर को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे एक बड़े हथौड़े से मारा गया है। वीर दुष्ट से लड़ने में असमर्थ थे और वह जानते थे कि वो भाग नहीं सकते थे। वो एक अंतिम सिरे पर थे। मैं इस तरह से जारी नहीं रख सकता। अगर यह जारी रहा तो मेरा शरीर नहीं चलेगा। भले ही मुझे वापस वार करने का मौका मिल जाए, मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई ताकत नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि मुझे बस इसे आजमाना होगा। वीर ने अपने दांत पीसे। उनके शरीर के अंदर ब्लड पल्स सूत्र पागलपन की तरह उछलना शुरू हो गया। लेकिन इस बार यह अलग था। ब्लड पल्स सूत्र का मार्ग पूरी तरह से उल्टा चल रहा था। यह जीन 8 अब ब्लड पल्स सूत्र नहीं था। यह XUN येलो सूत्र वीर ने अंडरवर्ल्ड लेक से बाहर निकाला था। यह ब्लड पल्स सूत्र से पूरी तरह से एक अलग जीन 8 था। वीर हताश थे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें अपने पास मौजूद हर विकल्प को आजमाना पड़ा। अगर मिस्टर व्हाइट का XUN येलो सूत्र का सिद्धांत सही था, तो शायद XUN येलो सूत्र आखिरी चीज थी जो वीर के जीवन को बचा सकती थी। अगर किसी और ने XUN येलो सूत्र का अभ्यास करने की कोशिश की होती तो यह बेहद मुश्किल होता। लेकिन इसे डालने के लिए वीर को केवल ब्लड पल्स सूत्र को उलटना पड़ा। उन्हें इसके साथ अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह XUN येलो सूत्र डालने का वीर का पहला समय था। वो नहीं जानते थे कि इसका उपयोग करने के बाद क्या होगा। ब्लड पल्स सूत्र की शक्ति वीर के शरीर के माध्यम से उल्टी चल रही थी। इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उनका पूरा शरीर स्टैटिक से ढका हुआ था। इसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उनका शरीर खून से नहीं बल्कि बिजली से चल रहा था। झुनझुनी दर्द ने लगभग वीर को, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले आदमी को, जोर से चीखने के लिए मजबूर कर दिया। ब्लड पल्स सूत्र आमतौर पर एक लाल आभा जारी करता था। हालांकि उलट में वो रंग एक लाल रंग में गहरा हो गया जो लगभग काला था। यह पुराने सूखे खून जैसा था। रेड ब्लड डीमन इस बदलाव से अप्रभावित था। उसकी आंखें अभी भी हत्यारी लग रही थी और उसने अपने पंजे वीर पर फिर से घुमाए। वीर के लिए चकमा देना बहुत मुश्किल होगा। उनका शरीर इतने दर्द में था कि ऐसा लगता था जैसे वो टूट जाएंगे। कोई रास्ता नहीं था कि वह अगले झटके को चकमा दे सकते थे। वीर ने दर्द सहन करने के लिए अपने दांत पीसे और अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अपनी ढाल उठाई। उसी समय उन्होंने रेड ब्लड डीमन की ओर मुक्का मारा। रेड ब्लड डीमन ने वीर की मुट्ठी को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि पंजे ढाल की सतह पर नीचे आए। वीर ने ढाल को हताश होकर पकड़ लिया। वह दर्द में कराहा। उल्टी ब्लड पल्स सूत्र ने अपनी शक्ति जारी की और ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर टूट रहा था। उन्हें जो दर्द महसूस हुआ वो वर्णन करना बहुत मुश्किल था। पंग! रेड ब्लड डीमन का झटका ढाल पर नीचे आया। वीर का शरीर ढाल के साथ उड़ गया, लेकिन उन्होंने जो XUN येलो सूत्र डाला वो रेड ब्लड डीमन से भी टकराया। वीर फिर से सील से टकराए और उन्होंने एक बार फिर खून खुल कर दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके घाव उतने गंभीर नहीं थे जितने वे रहे थे। फिर उन्हें हैरानी हुई। वीर ने महसूस किया कि ब्लड पल्स सूत्र आधा हो गया था। इसने आखिरकार अपनी आरोहण में एक मुख्य कदम पूरा कर लिया था, 9 स्तरों को एक में वापस लाने के लिए जोड़ना। उन्होंने जल्दी से रेड ब्लड डीमन की ओर देखा। वह जानना चाहते थे कि XUN येलो सूत्र ने काम किया था या नहीं। परिणाम निराशाजनक थे। रेड ब्लड डीमन ऐसा नहीं लगता था जैसे वो घायल हो गया हो।
ये वैसा ही लगता था जैसा वो हमेशा रहा था। उसकी उपस्थिति ओहसो डरावनी थी। इससे पहले कि वीर वास्तव में इस पर एक अच्छी नजर डाल सकते, रेड ब्लड डीमन पहले से ही एक और हमले के लिए प्रतिबद्ध था। ओ नहीं, ये महान वीर के लिए रेखा का अंत है। एक्सयूएन येलो सूत्र ने काम नहीं किया। वीर ने दुख से सोचा, अगर एक्सयूएन येलो सूत्र ने काम नहीं किया तो उन्हें फिर से शील्ड ऑफ द मडूसास गेज का उपयोग करना होगा। लेकिन उनके शरीर के पहले से ही घायल होने के साथ ढाल का उपयोग शायद उन्हें फिर से सूखने में समाप्त कर देगा। इस बार वो मर सकते थे और ये जोखिम बहुत बड़ा था। तो अपनी स्थिति की भयानक प्रकृति के बावजूद वीर ढाल की शक्ति का उपयोग करने में संकोच करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संकोच किया, कुछ अविश्वसनीय हुआ। वीर रेड ब्लड डीमन की शक्ति और गति को कम महसूस कर सकते थे। वीर ने रेड ब्लड डीमन के अगले हमले से बचने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ट्रिक का उपयोग किया। प्राणी की प्रतिक्रिया गति पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। उसकी कम गति ने वीर को सीमा से बाहर निकलने का अवसर दिया। भले ही वीर अभी भी रेड ब्लड डीमन से ज्यादातर आगे थे, उन्होंने पाया कि उनकी शक्तिशाली प्रिडिक्टिव एबिलिटीज जब गॉड्स वांडर के साथ संगीत में उपयोग की जाती थी तो उन्हें प्राणी के हमलों से खुद को बचाना शुरू करने की अनुमति दे रही थी। क्या एक्सयूएन येलो सूत्र ने काम करना शुरू कर दिया है? लेकिन यह प्रभाव जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर है। इसने केवल रेड ब्लड डीमन को थोड़ा धीमा कर दिया है। भले ही उनके विचार नकारात्मक थे, वीर इस परिणाम से काफी खुश थे। भले ही उनका दुश्मन केवल थोड़ा कमजोर था, ये उनके लिए जारी रखने के लिए पर्याप्त था। वो रेड ब्लड डीमन द्वारा मारे नहीं जाएंगे और इसका मतलब था कि वो वेरी हाई के बचाव के लिए इंतजार कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने देखा कि रेड ब्लड डीमन की शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। उसकी लाल पदार्थ श्रृंखलाएं पतली और पतली हो गई और उनमें से कई खराब होने और टूटने लगी। क्या हो रहा है? वीर ने भ्रमित उत्साह में सोचा। अगर यह एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति थी तो यह वास्तव में डरावनी थी। यह रेड ब्लड डीमन की पदार्थ श्रृंखलाओं को भी कमजोर कर रहा था, जो एक डीफाइड की शक्ति का सार थे। रेड ब्लड डीमन के कवच की चमक फीकी पड़ने लगी और उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। प्राणी का विस्तार होना शुरू हो गया। यह एक बॉडी बिल्डर को धीरे धीरे एक मोटे आदमी में बदलते हुए देखने जैसा था। शरीर बड़ा हो गया, लेकिन इंसान की ताकत और गति कम हो गई। वीर की लड़ाई आसान और आसान होती जा रही थी। वो अभी तक रेड ब्लड डीमन को हराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह निश्चित रूप से खुद को बचाने में सक्षम थे। उन्हें अब और टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, कम से कम। जबकि वीर अपने अचानक अच्छे भाग्य में मग्न थे, उन्होंने रेड ब्लड डीमन की रक्तलाल पदार्थ श्रृंखलाओं को पटाखों की तरह फटते हुए देखा। जीवन शक्ति एक लीकिंग बलून से हवा की तरह वीर के दुश्मन को छोड़ रही थी। ये एक डीफाइड का हफ डीफाइड बनने के लिए गिरना नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? वीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो वह देख सकते थे उससे लगता था कि ऐसा ही हो रहा था। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था जो समझ में आया। रेड ब्लड डीमन की पूरी उपस्थिति अब एक किंग क्लास की तरह थी और उसकी शक्ति पदार्थ श्रृंखलाओं को उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त थी। यह बिल्कुल डीफाइड नहीं लगता था। पंग, वीर अभी भी शील्ड ऑफ द माडूसास गेज को पकड़े हुए थे और इसके साथ उन्होंने रेड ब्लड डीमन के अगले झटके को रोक दिया। उनकी शक्तियां बंधी हुई थी और वीर को पहले की तरह दूर नहीं फेंका गया था। ओ क्रेप, एक्सयूएन येलो सूत्र भयंकर है। इसने वास्तव में रेड ब्लड डीमन को डीफाइड से किंग क्लास तक नीचे लाया। यह बहुत डरावना है। वीर पागलपन से खुश थे। भले ही मिस्टर व्हाइट ने भविष्यवाणी की थी कि जीन आर्ट बहुत मजबूत होगा, वीर ने एक्सयूएन येलो सूत्र के प्रभाव के इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। इसने एक डीफाइड क्रीचर के ब्लड पल्स को उलट दिया था।
इसे वापस किंग क्लास में भेज दिया था। रेड ब्लड डीमन का चेहरा अविश्वास से ढका हुआ था। वो इस बात से हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अब जब हम दोनों किंग्स हैं, मस्ती शुरू हो सकती है। वीर की आंखें चमकना शुरू हो गई। उन्हें बहुत लंबे समय तक रेड ब्लड डीमन द्वारा दबाया गया था और वो लगभग मारे गए थे। अब दुर्व्यवहार के दौरान उनके द्वारा निर्मित सभी दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने का समय था। मर जाओ, वीर गड़गड़ाहट करते थे। वो रेड ब्लड डीमन की ओर एक बाघ की तरह झपटे। रेड ब्लड डीमन का लड़ाई का अनुभव और इच्छा शक्ति अभी भी वहां थी, लेकिन उसकी शक्ति एक हाफडी फाइट तक कम हो गई थी। वीर ने अपने अपोलो सेट और अपने डेविल सोल्स का उपयोग किया और वह अपने साथ लड़ाई में डीफाइड पावर लेकर चले। अब फायदा बदल गया था। भले ही रेड ब्लड डीमन का दिमाग और कौशल मजबूत थे, वीर की पूर्ण शक्ति अभी भी उनके पक्ष में तालिकाएं बदलने के लिए पर्याप्त थी। और वीर का लड़ाई का अनुभव और इच्छा शक्ति भी कमजोर नहीं थे। और जितना समय उन्होंने रेड ब्लड डीमन से लड़ने में बिताया था, उनका अनुभव बढ़ गया था। रेड ब्लड डीमन के व्यवहार के तरीके के बारे में उनका ज्ञान शायद उससे अधिक था जो वेरी हाई जानते थे। इससे पहले वीर में रेड ब्लड डीमन से लड़ने की शक्ति का अभाव था, लेकिन अब चीजों ने एक मोड़ ले लिया था। वीर की शक्ति का एक पूर्ण फायदा था और उन्होंने उस फायदे को कठिन दबाया, पूरी तरह से प्राणी को दबाया। उनके 6 कोर स्नेक बो ने तीरों को चलाया। सभी तीर रेड ब्लड डीमन के शरीर के माध्यम से घुसे इसे कमजोर और कमजोर बनाते थे। वीर नहीं जानते थे कि एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति कब तक चलेगी, लेकिन वह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को रेड ब्लड डीमन को जल्दी से मारने पर केंद्रित कर दिया। उनकी शुरुआती लड़ाइयों में केवल कुछ मिनट लगे थे और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। 3 मिनटों के भीतर रेड ब्लड डीमन को 1 दर्जन बार छेदा गया था और इससे भी अधिक निशान उसके खोल पर छोड़ दिए गए थे। ये हर जगह खून बह रहा था। एक्सयूएन येलो सूत्र ने सिर्फ दुश्मनों को कमजोर नहीं किया, इसने उनके ब्लड पल्स को उलट दिया। उनके शरीर विकसित होंगे। रेड ब्लड डीमन एक प्रिमिटिव डीफाइट से बहुत दूर था जो वह एक बार था। कचा, वीर की धनुष स्ट्रिंग कटौती शुरू हो गई। जब वो रेड ब्लड डीमन का सिर काटकर आधा रास्ता पार कर रहे थे, तो प्राणी जमीन पर पटकते हुए चीखने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना काम जारी रखा, वीर ने रेड ब्लड डीमन की लाल रोशनी को चमकते हुए देखा। ये फिर से पदार्थ श्रृंखलाओं को मिलाना शुरू कर रहा था। ओह नहीं, एक्सयूएन येलो सूत्र की शक्ति कम हो रही है। वीर हैरान थे। उन्होंने इन कार्यवाहियों में देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शक्ति उत्पन्न की और सीधे रेड ब्लड डीमन के पास गए। वह ठीक होने का अवसर मिलने से पहले इसे पूरी तरह से मारना चाहते थे। सौभाग्य से वीर ने पहले ही रेड ब्लड डीमन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब प्राणी अपनी अंतिम कुछ सांसें ले रहा था। एक्सक्विजिट और लिली ने जेल डीमन हॉल तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश की। जब वे वहां पहुंचे तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग पहले से ही वहां थे। वे उन प्रतिबंधों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने जेल डीमन हॉल को बंद रखा था। वहां अंदर क्या चल रहा है? क्या वीर अभी भी अंदर है? एक्सक्विजिट ने जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता। जब जेल डीमन हॉल के प्रतिबंध सक्रिय हुए तो उन्होंने बाहर से सभी संबंध काट दिए। हमें यह देखने से पहले कि अंदर क्या चल रहा है, जोड़ी गई सुरक्षा को निष्क्रिय करने तक इंतजार करना होगा। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के एक सदस्य ने जवाब दिया। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बटन दबाओ और इसे बंद करो, लिली ने कहा। लेकिन श्रमिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम इसे अभी तक नहीं रोक सकते। हमें ओपन स्काई एल्डर के यहां आने तक इंतजार करना होगा। क्यों? एक्सक्विजिट और लिली ने एक ही समय पर पूछा। जेल डीमन हॉल की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है। इसका मतलब है कि अंदर रेड ब्लड डीमन पहले से ही उग्र है। उसकी शक्ति प्रिमिटिव क्लास है, लेकिन फिर भी
हमारी ताकत उसे वश में करने और हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हमें सुरक्षा उठाने से पहले ओपन स्काई एल्डर के यहां आने का इंतजार करना होगा। वेरी हाई आदमी ने समझाया। हमें अभी इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। बटन दबाओ। वीर अभी भी अंदर है, उसे बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिली ने कहा। वेरी हाई आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर वीर वहां अंदर था तो यह आधे घंटे से अधिक हो गया है। उसे अब तक रेड ब्लड डीमन द्वारा कई बार मारा जा चुका होगा। हमारे लिए इसे अब खोलना व्यर्थ है। हमें ओपन स्काई एल्डर के यहां आने का इंतजार करना चाहिए। एक्सक्विजिट ने जवाब नहीं दिया। वह आदमी के पास टेलीपोर्ट करके चली गई। वो इमारत को खोलने के लिए बटन दबाने जा रही थी। दो वेरी हाई आदमियों ने हैरानी में मुंह खोला। वे उसे रोकने के लिए चले, लेकिन एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। उसे खोलने दो, ओपन स्काई एल्डर ने कहा जब वह उनके बगल में टेलीपोर्ट करते थे। जब उन्हें खबर मिली तो वह जितनी जल्दी हो सका आ गए थे, लेकिन यह पहले ही आधा घंटा हो चुका था और इसलिए संभावना थी कि बहुत देर हो चुकी थी। लियू ज़ेन और ली एक्सुई चेंग ने यह सब दूर से खुलते हुए देखा। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। आधा घंटा बीत चुका है। वीर कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, वो इस बिंदु पर रेड ब्लड डीमन द्वारा खाया जा चुका होगा। अब सुरक्षा उठाना व्यर्थ है, ली एक्सुई चेंग ने एक हंसी के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि एक्सक्विजिट ज्यादा परेशान नहीं होगी। मुझे उसे सांत्वना देने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। यह निश्चित रूप से मेरे लिए झपटने और अपनी शरारती आकर्षण को काम करने का एक खुला अवसर होगा। लियू ज़ेन ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, उस मामले में मुझे उम्मीद है कि तुम इस कहानी के अंत में युवती को जीत जाओगे। ली एक्सुई चेंग बहुत खुश थे। ऐसा लगता था जैसे वो वीर को बाहर निकालने के लिए एक लंबा समय इंतजार कर रहे थे। यह हाल ही में उन्हें हुए बुरे दिनों की लंबी श्रृंखला के लिए मरहम था। एक्सक्विजिट, उन्हें यह करने दो। तुम प्रतिबंधों को उठाना नहीं जानती और तुम समय बर्बाद कर रही हो। ओपन स्काई एल्डर ने एक्सक्विजिट को बताया, उसे घूरते हुए जब वो बटन दबाने के लिए पहुंची। जब एक्सक्विजिट ने उसे सुना तो वो पीछे हट गई और जल्दी से कहा, जल्दी करो और उसे अंदर रखने वाली सुरक्षा उठाओ। अभी एक्सक्विजिट अंदर से सुन्न और मितली दोनों महसूस कर रही थी। भले ही वीर की मृत्यु हो जाए, वो और लिली एक और सिल्कवॉर्म ढूंढ सकते थे। ये वीर होना जरूरी नहीं था, लेकिन किसी कारण से वो किसी और को ढूंढने के विचार का मनोरंजन नहीं करना चाहती थी। केवल विचार ने उन्हें निराश महसूस कराया। मुझे फिर से वीर जैसा कोई सिल्कवॉर्म नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए, यही कारण होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक्सक्विजिट ने महसूस किया था कि उनकी भावनाएं बहुत तर्कसंगत नहीं थी और इसलिए वो खुद को ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वे थी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के दो आदमी आगे बढ़े और बटन दबाया। ओपन स्काई एल्डर ने आह भरी और कहा, वीर इतने दुर्लभ प्रतिभाशाली थे। ये जानना शर्म की बात है कि वह इस तरह की त्रासदी में मर गए हैं। ओपन स्काई एल्डर जेल डीमन हॉल और इसमें शामिल जानवर से काफी परिचित थे और वह जानते थे कि अंदर बंद होना वीर के लिए मौत की सजा होगी। वीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो हाफ डिफाइड थे और बस इतना ही था। केवल खजानों की शक्तियों पर निर्भर होकर ही वो एक डिफाइड बीइंग से लड़ने में सक्षम हो सकते थे और वो केवल एक छोटे से अंतर से था। एक साधारण डिफाइड के खिलाफ वीर के पास एक मौका हो सकता था, लेकिन रेड ब्लड डीमन साधारण से बहुत दूर था और जब यह अपने रेज मोड में था तो एक लार्वा डिफाइड भी इसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता था। कचाचा, जेल डीमन हॉल को बांधने वाले प्रतिबंध निष्क्रिय कर दिए गए थे। एक सेकंड और इंतजार करने को तैयार नहीं, एक्सक्विजिट अंदर दौड़ पड़ी। उन्होंने जेल डीमन हॉल का दरवाजा खोल दिया। ओपन स्काई एल्डर ने जल्दी से पीछा किया।
इस मामले में कि रेड ब्लड डीमन ने खुले दरवाजे से जल्दी करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब एक्सक्विजिट ने दरवाजा खींचा तो सभी के मुंह उनके सामने के दृश्य पर खुले रह गए। वीर कमरे के बीच में खड़े थे। एक पैर रेड ब्लड डीमन के शरीर के ऊपर रखा हुआ था। वो एक महान धनुष पकड़े हुए थे और हथियार की तनी हुई डोरी को एक आरी ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। डोरी रेड ब्लड डीमन की गर्दन के शेष मांस से गुजर गई और उन्होंने विस्मय में देखा कि रेड ब्लड डीमन का सिर एक गीली धम के साथ जमीन पर गिर गया। एक्सक्विजिट और अन्य पूरी तरह से स्थिर खड़े थे। वे इतने हैरान थे कि उन्हें शायद ही पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वीर, उसने उग्र रेड ब्लड डीमन को मार डाला। एक्सक्विजिट और लिली जितने खुश थे उतने ही चौंके हुए थे। ओपन स्काई एल्डर और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के 2 लोगों ने अविश्वास के साथ दृश्य को देखा। उन्हें इस बात की अधिक समझ थी कि रेड ब्लड डीमन कितना मजबूत था। वीर सिर्फ एक हफ्डी फाइट थे और वह इसे पूरी तरह से डिकैपिटेट करने में कामयाब रहे थे। भले ही वीर को उनके अपोलो सेट से कुछ मदद मिली हो, ये एक अविश्वसनीय करतब था। लियू जेन और ली एक्सुई चेंग, जो ये सब दूर से देख रहे थे, उतने ही हैरान थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई और ली एक्सुई चेंग जोर से चिल्लाया, असंभव! ये कैसे संभव है? वीर ने रेड ब्लड डीमन को कैसे मारा होगा? ये असंभव है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। उग्र रेड ब्लड डीमन को एक मामूली हफ्डी फाइट द्वारा नीचे उतारा गया था। ये किसी की जंगली उम्मीदों से बहुत परे था। जब वीर ने रेड ब्लड डीमन का सिर काट दिया था तो उन्होंने अपने सिर के अंदर एक परिचित आवाज को गूंजते हुए सुना। उत्परिवर्ती डी5 जेनोजेनिक मारा गया। रेड ब्लड डीमन। जेनोजेनी एक जीन मिला। रेड ब्लड डीमन डेविल सोल प्राप्त किया। वीर ने अपने नए अधिग्रहण पर अपने दिमाग को ठहराने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसके बारे में सोचे बिना ही डेविल सोल को अपने सी ऑफ सोल में फेंक दिया। उन्हें अपने विचारों को बहुत ध्यान से नियंत्रित करना पड़ा ताकि एक्सक्विजिट और लिली को यह न पता चले कि कुछ गलत था। क्या तुम ठीक हो? एक्सक्विजिट ने पूछा, वीर की ओर जल्दी करते हुए। भले ही वह देख सकती थी कि वीर ठीक थे, वो खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ घाव और खरोंच। वीर ने जवाब दिया, खुद पर इशारा करते हुए। ये महान है कि तुम ठीक हो। हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे। रेड ब्लड डीमन क्रोध में क्यों चला गया? लिली ने उनकी ओर दौड़ते हुए पूछा। मैं वास्तव में नहीं जानता। जैसे ही मैं अंदर गया, रेड ब्लड डीमन बस पागल हो गया। उसकी शक्ति बिना किसी चेतावनी के अश्लील स्तरों तक फूट गई। वीर ने जवाब दिया। लेकिन वीर ने यह नहीं बताया कि वह रेड ब्लड डीमन को हराने में कैसे कामयाब रहे थे। उन्होंने बस कहा कि वह भाग्यशाली थे और उन्हें जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। उनकी जीत मूल रूप से भाग्य पर उबल गई। हालांकि भाग्य ओपन स्काई एल्डर ने रुचि के साथ वीर की ओर देखा। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं थे जो भाग्य में विश्वास करते थे। उग्र रेड ब्लड डीमन कुछ ऐसा नहीं था जिसे गूंगा भाग्य के माध्यम से दूर किया जा सकता था। लेकिन ओपन स्काई एल्डर ने विषय को और आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने केवल उग्र रेड ब्लड डीमन के बारे में पूछा। उन्हें यह पता लगाने की जरूरत थी कि रेड ब्लड डीमन जंगली क्यों हो गया था। कुछ और सवालों का जवाब देने के बाद वीर एक्सक्विजिट और लिली के साथ चले गए। उन्हें आखिरकार रेड ब्लड डीमन डेविल सोल की जांच करने के लिए कुछ समय अकेले मिला। उत्परिवर्ती रेड ब्लड डीमन डेविल सोल, डिमोनिक डेविल सोल, अधूरा। वीर की भौहें उठ गई। यह पहली बार था जब उन्होंने पहले एक डिमोनिक डेविल सोल देखा था। इसके अलावा टैंक्सिया पीकॉक किंग डेविल सोल की तरह रेड ब्लड डीमन डेविल सोल एक अधूरा डेविल सोल था। वह नहीं जानते थे कि पूरे संस्करण क्या अतिरिक्त ताकत प्रदान कर सकते हैं। तो एक डिमोनिक डेविल सोल ठीक क्या है? मुझे आश्चर्य है, वीर ने सोचा जब उन्होंने इसे बुलाया। अगले ही सेकंड
वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई डरावनी शक्ति उन पर धो रही थी। उनका पूरा शरीर रक्तलाल शक्ति से भर गया। उनकी त्वचा से गहरा लाल प्रकाश निकलना शुरू हो गया। कई पदार्थ श्रृंखलाएं उनकी कोशिकाओं में फूट पड़ी। जैसे वे गए थे उन्हें बदल दिया। जल्द ही वीर की त्वचा पर दृश्य परिवर्तन होने लगे। प्रकाश और पदार्थ श्रृंखलाओं के प्रभाव में वीर की त्वचा एक खोल की तरह सख्त हो गई। उनसे आने वाला लाल रंग बिल्कुल रेड ब्लड डीमन जैसा लगता था। एक झटके में उनका पूरा शरीर उस सुरक्षात्मक खोल के अंदर बंद था। वीर जितना अधिक रेड ब्लड डीमन जैसा दिखने लगा, उतनी ही उनकी उपस्थिति बढ़ी। लाल पदार्थ श्रृंखलाएं उनके चारों ओर अशांत रूप से घूमती थी। यह एक शेप शिफ्टिंग डेविल सोल जैसा है, लेकिन यह थोड़ा अलग है। ट्रांसफ्यूजन शेप शिफ्टिंग डेविल सोल्स मेरे शरीर को उन प्राणियों जैसा दिखने के लिए बदल देते हैं जिनसे डेविल सोल्स मूल रूप से संबंधित थे। हालांकि ये डीमोनिक डेविल सोल मेरे शरीर को भी मजबूत करता है। मैं मूल रूप से आधा मानव और आधा राक्षस हूं। वीर ने खुद से कहा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि डेविल सोल ठीक कैसे काम करता है। वह अपने पुरस्कार से बहुत खुश थे। वीर की दिखावट में बदलाव के बावजूद डीमोनिक डेविल सोल उन्हें एक जेनोजेनिक में नहीं बदलेगा। उनके पास रेड ब्लड डीमन की शक्ति और अपनी मानव शक्ति दोनों होंगी। डीमन मोड में मेरे पास शायद रेड ब्लड डीमन से विश्वसनीय रूप से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। तो भले ही मैं फिर से रेड ब्लड डीमन से टकराऊं, मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी। वीर ने डेविल सोल की शक्ति की चौड़ाई का पता लगाने की कोशिश की। इसके द्वारा चलाई गई राक्षसी शक्ति उतनी ही महान थी जितनी वीर ने उम्मीद की थी। उन्हें यह अधिक से अधिक पसंद आया। लेकिन अधूरा हिस्सा का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि पीकॉक किंग डेविल सोल और रेड ब्लड डीमन डेविल सोल को अभी भी अपग्रेड किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें पूरा डेविल सोल कैसे बनाऊं? वीर ने खुद से सोचा। जेल डीमन हॉल में हुई घटना को अभी तक समझाया नहीं गया था। भले ही यह सुझाव दिया गया था कि रेड ब्लड डीमन का क्रोध किसी तरह ब्लड मैरो जीन फ्लूइड से जुड़ा हो सकता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। और घटना से पहले किसी को नहीं पता था कि बोन मैरो जीन फ्लूइड इस तरह का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। गोदाम अक्सर उस प्रकार के जीन फ्लूइड की पेशकश करता था जब वे साधारण वाले खत्म हो जाते थे। इसलिए यह सब एक विशाल संयोग जैसा लगता था। जो कुछ हुआ उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए था। लेकिन वीर ने सोचा कि चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस घटना का संबंध लियू ज़ेन और ली एक्सुई चेंग से था। ली एक्सुई चेंग ने लॉकडाउन होने से कुछ समय पहले उनसे मुलाकात की थी। समय एक संयोग होने के लिए बहुत संदिग्ध था, लेकिन इस घटना को ली एक्सुई चेंग से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था। और इसका मतलब था कि वीर आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह शर्म की बात है कि रेड ब्लड डीमन डॉपल गैंगर को पुनर्जीवित होने में और 6 महीने लगेंगे। अन्यथा मैं जाकर उसे फिर से मार सकता था। शायद इससे मुझे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि एक अधूरा डेविल सोल क्या है। वीर ने अपने विचारों को बाधित करते हुए अंडरवर्ल्ड लेक पर मछली पकड़ते हुए खुद से सोचा। फिर उन्होंने बार्बी की आवाज को उन्हें चिल्लाते हुए सुना, डैड। मैंने फिर से भेड़ का सिर पकड़ लिया। बार्बी ने अंडरवर्ल्ड सिल्क को खींचते हुए चिल्लाया। वीर ने उसकी ओर देखा और देखा कि वो वास्तव में 4 शीप क्यूब को अपनी ओर खींच रही थी। इसका आधा हिस्सा झील के बादलों से दिखाई दे रहा था। वीर को यह होने की आदत हो गई थी। बार्बी अक्सर अपनी लाइन के अंत में 4 शीप क्यूब को पकड़ लेती थी, लेकिन वह इसे कभी भी झील से बाहर नहीं ला सकती थी। वास्तव में जब भी 4 शीप क्यूब झील की सतह से मुक्त होने की कगार पर था, अंडरवर्ल्ड सिल्क टूटने लगता था। 4 शीप क्यूब फिर से सफेद कोहरे के नीचे डूब जाता था। इसे वास्तव में पकड़ने में सक्षम हुए बिना इतनी बार मछली पकड़ने के बाद बार्बी को गुस्सा आना शुरू हो गया था। जैसे ही उन्होंने फिर से 4 शीप क्यूब को देखा, उस पल का इंतजार करते हुए जब वो वापस झील में गिर गया,
उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया। अपने खाली हाथ से उन्होंने अपना छोटा कद्दू बुलाया। उन्होंने डूबते फोर शीप क्यूब पर कद्दू को निशाना बनाया। फिर बार्बी ने कद्दू के शीर्ष पर टैप किया, एक अजीब शक्ति को खोलते हुए। ये एक अदृश्य लासो जैसा था जिसे फोर शीप क्यूब पर फेंका गया था। इसने फोर शीप क्यूब को छोटे कद्दू की दिशा में झटका दिया। वीर ने हैरानी से बार्बी की ओर देखा। अंडरवर्ल्ड लेक में चीजें बहुत खास थी और आमतौर पर केवल अंडरवर्ल्ड सिल्क से बनी तारें ही उन्हें प्रभावित कर सकती थी। अन्य शक्तियां अंडरवर्ल्ड लेक में वास्तव में कुछ भी नहीं करती थी। जब तक कोई वस्तु अंडरवर्ल्ड लेक को पूरी तरह से नहीं छोड़ देती, तब तक किसी भी प्रकार की शक्ति को उस पर काम नहीं करना चाहिए था। वीर ने पहले ही झील से फोर शीप क्यूब को हटाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन यह काम नहीं किया था। अगर उनकी शक्ति अंडरवर्ल्ड लेक की सतह को छूती, तो कोहरा बाधित हो जाता और इसे शून्य कर देता। लेकिन छोटे कद्दू की चूषण की शक्ति झील से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती थी। इसने आसानी से फोर शीप क्यूब को ऊपर और दूर खींच लिया। दुर्भाग्य से बार्बी के पास पर्याप्त कच्ची शक्ति नहीं थी और वह मूर्ति को बादलों से मुक्त खींचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे फोर शीप क्यूब खुद को वापस झील में खींचने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहा था। यह बादलों के छलावरण में लौटने की कोशिश कर रहा था। बार्बी ने अपने छोटे कद्दू को कसकर पकड़ लिया और मूर्ति का वजन धीरे धीरे उनके छोटे शरीर को अंडरवर्ल्ड लेक की ओर खींचना शुरू हो गया। वीर की दिल की धड़कन तेज हो गई और वो उनकी बगल में टेलीपोर्ट करके गए और उन्हें पकड़ लिया। वीर ने महसूस किया कि एक विदेशी शक्ति ने बार्बी के शरीर के चारों ओर खुद को लपेट लिया था और ये उन दोनों को झील की ओर खींच रही थी। क्या डरावनी शक्ति है। वीर का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उनके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बस अपने पीकॉक किंग सोल रोब को बुलाया और स्थिर रहने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उनके पैर झील के किनारे की मिट्टी में खुदे हुए थे। यह पर्याप्त नहीं था। यहां तक कि शक्तिशाली डेविल सोल भी उन्हें झील के करीब खींचने से दुर्भावनापूर्ण शक्ति को रोकने में सक्षम नहीं थी। वीर के पैर धीरे धीरे मिट्टी में एक खाई फाड़ रहे थे क्योंकि उन्हें झील की ओर खींचा जा रहा था। वीर और बार्बी ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और बार्बी का चेहरा गहरा लाल हो गया, लेकिन वह इस शक्ति से लड़ नहीं सकती थी चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, और वह झील में गिरने की कगार पर थी। वीर बस बार्बी को छोटा कद्दू दूर रखने के लिए कहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक पीछे से एक नई शक्ति को उनसे जुड़ते हुए महसूस किया। शक्तिशाली बल ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया, लगभग फोर शीप क्यूब को कोहरे से साफ करते हुए झटका दिया। वीर ने पीछे देखा और बहुत हैरानी के साथ उन्होंने देखा कि ये 16 छोटे स्वर थे। वे सभी एकल फाइल में पंक्तिबद्ध थे। प्रत्येक स्वर लाइन में अगले की पूंछ को काट रहा था। सामने वाला छोटा स्वर वीर के सोल रोब को काट रहा था, उन्हें वापस खींच रहा था। प्रत्येक छोटे स्वर के माथे पर रहस्यमय जादूगरी चमकती थी और उनके बीच एक अजीब शक्ति फैल रही थी। वीर हैरान थे। शक्ति का यह स्तर केवल एक किंग क्लास बीइंग के लिए पहुंच से बहुत दूर होना चाहिए था। यहां तक कि अपने टियांगसिया पीकॉक किंग सोल रोब को पहनने के बाद भी वीर को अभी भी झील की ओर खींचा गया था। लेकिन 16 छोटे स्वर ठीक से पकड़े हुए थे। वो थोड़ा अजीब था। वीर ने हालांकि इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। आखिरकार वो और बाबी अपनी पूरी ताकत कोशिश में लगा रहे थे। शायद उन्हें केवल थोड़ी सी और शक्ति की जरूरत थी, और ये बस 16 छोटे सुअरों द्वारा प्रदान की गई थी। छोटे प्राणी शायद उतने मजबूत नहीं थे। फोर शीप क्यूब झील से बाहर निकलने की कगार पर था और वीर बादलों के ऊपर पीतल की भेड़ों के चेहरे देख सकते थे। वे लगभग डरे हुए दिखाई दिए। बहुत अच्छा, चलो तुम्हें ऊपर खींचते हैं ताकि मैं देख सकूं कि तुम नर्क में क्या हो।
ये महसूस करते हुए कि फोर शीप क्यूब के साथ उनकी रस्साकशी लगभग खत्म हो गई थी, वीर उत्साहित होना शुरू हो गए। हर बार जब वे मूर्ति को मुक्त खींचने में विफल रहे थे, तो भेड़ के सिर ने उनका मजाक उड़ाया था। उससे हमेशा वीर परेशान हो जाते थे। जिस पल फोर शीप क्यूब को झील से उठाया गया, वीर ने अपने हाथों पर तनाव कम होते हुए महसूस किया। अचानक बार्बी और छोटे स्वर सभी पीछे की ओर उड़ रहे थे। पंग 3 से 4 मीटर ऊंचा फोर शीप क्यूब बादलों से बाहर निकल कर आया। ये मिट्टी पर उतरा, इसका एक कोना जमीन में खुदा हुआ था। घास और मिट्टी हर जगह फैल गई। वीर और बार्बी को नहलाया। आह, मुझे आखिरकार तुम बाहर मिल गए। तो तुम नर्क में क्या हो? वीर ने खुशी से कहा। वह जमीन से उठे और फोर शीप क्यूब के पास पहुंचे। बार्बी और छोटे स्वर भी इसे देखने आए। वीर, बार्बी और छोटे स्वर फोर शीप क्यूब के चारों ओर घिरे हुए थे। घूमने के बाद वीर ने पुष्टि की कि फोर शीप क्यूब एक साधारण पीतल की मूर्ति थी। वह इससे आने वाली कोई जीवन शक्ति या शक्ति महसूस नहीं कर सकते थे। यह मृत और निर्जीव लगता था। वीर ने 4 भेड़ के सिरों को देखा, लेकिन उनके चेहरे सभी एक जैसे लगते थे। उन्होंने भौहें नीचे की थी और आंखें आधी बंद थी। वे जमे हुए भिक्षुओं की तरह लगते थे। वे किसी का मजाक उड़ाते हुए नहीं लगते थे। अजीब, मैं कसम खाता हूं कि मैंने उनके चेहरों पर अलग अभिव्यक्ति देखी थी। वे अब क्यों नहीं बदल रहे हैं? वीर ने देखने के लिए अपने पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग किया, लेकिन वह मूर्ति के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देख सकते थे। पर्पल आई बटरफ्लाई की रिवर्सिंग शक्ति भी इस पर काम नहीं करती थी। क्या यह चीज मर चुकी है या जीवित है? वीर ने जोर से सोचा, मूर्ति से शक्ति के कुछ संकेत के लिए ध्यान से खोज करते हुए। प्रतिक्रिया की कमी के बावजूद वीर को विश्वास नहीं था कि यह मूर्ति एक साधारण पीतल की वस्तु थी। वीर ने अपना हाथ बाहर निकाला और फोर शीप क्यूब के किनारे के खिलाफ अपनी मुट्ठी को टैप किया। इस कार्रवाई से एक डागा डागा आवाज उत्पन्न हुई। मूर्ति बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं लगती थी। जब वीर ने वह देखा, तो उन्हें निश्चित हो गया कि यह पीतल का कोई साधारण टुकड़ा नहीं था। अपनी शक्ति के साथ यहां तक कि किंग क्लास जेनोजेनिक जीन्स से बने खजाने भी टूट जाते अगर वह उन्हें मारते। लेकिन फोर शीप क्यूब पूरी तरह से ठीक था। इसका मतलब था कि सामग्री विशेष थी। बार्बी ने बेहतर देखने के लिए फोर शीप क्यूब पर छलांग लगाई। उन्होंने हैरानी में कहा, डैड, 2 मछलियां हैं। मछली? वीर ने पूछा। वो फोर शीप क्यूब के शीर्ष पर उड़ गए और फोर शीप क्यूब के शीर्ष का बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए अपना सिर नीचा किया। यह पानी से भरा हुआ था और अंदर 2 गोल्डफिश थी। वे काली और सफेद थी। उनके सिर बुद्ध जैसे थे और उनकी पूंछ तितली के पंखों की तरह फैली हुई थी। उनके शरीर वास्तव में मोटे और गोल थे। उनके काले और सफेद रंग के अलावा वे थोड़े सिंग सिर वाले गोल्डफिश की तरह लगते थे। वे अंडरवर्ल्ड लेक से अपने कठोर पलायन से अप्रभावित फोर शीप क्यूब के अंदर शांति से तैर रहे थे। बार्बी फोर शीप क्यूब के पास बैठी हुई थी। उन्होंने मछली को छूने की इच्छा से अपना हाथ पानी में डाल दिया। मछलियां पानी की सतह से केवल कुछ इंच नीचे थी। उन्होंने अपना हाथ कंधे तक पानी में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो उन 2 गोल्डफिश को नहीं छू सकी। वीर झुके। उन्होंने अपनी गोस्ट टीथ नाइफ बाहर निकाली और पानी के नीचे सफेद मछली पर वार किया। सफेद मछली पानी की सतह के इतनी करीब थी, लेकिन जब वीर ने चाकू मारा तो ब्लेड सफेद गोल्डफिश के करीब आए बिना पूरी तरह से पानी में डूब गया। अंदर की 2 मछलियों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वे धीरे धीरे तैरती रहीं। वीर झुके। गोस्ट टीथ नाइफ ने एक खतरनाक चाकू हवा उत्पन्न की जो एक बार फिर पानी में उड़ गई, जबकि वह राक्षसी दिखने वाली फैंग नाइफ एयर अंतरिक्ष के कपड़े को फाड़ने में सक्षम थी। यह सफेद गोल्डफिश को छूने में असमर्थ थी। सफेद गोल्डफिश अभी भी धीरे धीरे तैर रही थी।
ये वीर के हमलों से दूर से भी हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता था, और इसके ऊपर कुछ इंच पानी एक पूरे सौर मंडल की लंबाई जैसा था। वीर की चाकू हवा कितनी भी डरावनी क्यों न हो, ये अंदर मछली को छूने के लिए पानी से नहीं गुजर सकी। ये 4 शीप क्यूब बहुत अजीब है, वीर ने खुद से सोचा। उन्होंने हाथ बढ़ाया, घन को पकड़ा और इसे इसके किनारे पर उलट दिया। मूर्ति के शीर्ष से पानी निकलना शुरू हो गया। पानी एक बाढ़ वाली नदी की तरह फूट पड़ा जो अपने किनारों पर ओवररन हो रही थी। पानी इतनी तेजी से बाहर निकला कि ऐसा लगता था कि ये एक और झील बनाने जा रहा है, लेकिन घन के भीतर पानी का स्तर कम नहीं हो रहा था। ये चीज क्या है? वीर ने सोचा, परेशान होकर। 4 शीप क्यूब बहुत अजीब था, यहां तक कि वह भी ये नहीं देख या समझ सकते थे कि ये क्या था। अगर मूर्ति डिफाइड थी तो भी ये अजीब था कि वीर को इससे कोई शक्ति रीडिंग नहीं मिल सकती थी, और अगर ये सिर्फ एक साधारण वस्तु थी तो ये एक महासागर के मूल्य का पानी रखने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। वीर विचारों में खोए हुए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि बार्बी ने खुद को पीतल की भेड़ के सिरों में से एक के शीर्ष पर चढ़ा लिया था। उन्होंने उस पर कूदने के लिए अपने पैर का उपयोग किया। जाहिर है, बार्बी शिकायत रखने में सक्षम से अधिक थी। उन्हें हर बार याद था जब भेड़ ने बादलों की झील में वापस गिरते हुए उनका मजाक उड़ाया था, तो वह उस गुस्से को खोलने के लिए भेड़ के सिरों पर कदम रखना चाहती थी जो उन्होंने उस पूरे समय तक पाल रखा था। लेकिन जब उन्होंने सिर पर कूदना शुरू किया तो उन्होंने एक कचा कचा आवाज सुनी। भेड़ का सिर उठाया गया था, लेकिन इसे बाबी के क्रोधित वारों से नीचे धकेल दिया गया था। भेड़ का सिर नीचा कर दिया गया था, जैसे कि यह घास का एक काटने वाला था। बार्बी भी इससे चौंक गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि 4 शीप क्यूब कूदने के बाद टूटना पर्याप्त नाजुक था। वीर ने अपना सिर ऊपर उठाया, तुरंत अजीब दृश्य को देखते हुए। पीतल के भेड़ के सिर को बाबी द्वारा नीचे कुचला गया था, लेकिन अन्य 3 सिर अभी भी उठे हुए थे। एक अशुभ भावना वीर के पेट से गुजर गई। इससे पहले जब उन्होंने मूर्ति पर वार किया तो उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत कठिन वस्तु थी। वह वस्तु पर एकल निशान छोड़ने में असमर्थ रहे थे। बार्बी, हालांकि, लगभग 2 बार कूदने के बाद सिरों में से एक को तोड़ दिया था। अगर बार्बी ने ऐसा करने के लिए कुछ विशेष शक्ति का उपयोग नहीं किया तो घन, इससे पहले कि वीर अपना विचार पूरा कर सकते, उन्होंने तैरती हुई गोल्डफिश को अचानक तेज होते हुए देखा। जैसे ही 2 गोल्डफिश तैरती थी, पानी छिड़कना और घूमना शुरू हो गया जब तक एक भंवर नहीं बन गया। वीर ने महसूस किया कि यह बुरा था। उन्होंने बार्बी को पकड़ा और टेलीपोर्ट करके दूर जाने के लिए मुड़ गए। वो 4 शीप क्यूब से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहते थे, लेकिन बार्बी को उठाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। चूषण की एक शक्तिशाली शक्ति घन से बाहर पहुंची और उन्हें और बार्बी को पकड़ लिया। वे भंवर में गिर गए और जल्दी से डूब गए। 16 सुअर भी अंदर खींच लिए गए थे। वे वीर और बार्बी के साथ भंवर के अंदर घूमते थे। वीर भागने की कोशिश करते हुए बार्बी को पकड़े रहे, लेकिन उनके चारों ओर की दुनिया अराजकता में बदल गई थी। जब वह आखिरकार खुद पर नियंत्रण पाने और पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे तो वह जम गए। 4 शीप क्यूब उनके बगल में चुपचाप बैठा था और 2 गोल्डफिश एक बार फिर शांति से पानी में तैर रही थी। भंवर गायब हो गया था और भेड़ का सिर जिसे बार्बी ने कुचला था फिर से साधारण लगता था। अन्य 3 भेड़ के सिरों की तरह यह उठाया गया था। इसकी भौहें नीचे थी और इसकी आंखें आधी खुली थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। 16 छोटे सुअर भी पानी से बाहर निकले। वे घन के फ्रेम पर लेट गए जब उन्होंने अपनी त्वचा से पानी को हिलाया। कुछ भी नहीं बदला लगता था, लेकिन उनके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से अलग था। वीर और अन्य कुछ ही पल पहले अंडरवर्ल्ड लेक के किनारे पर थे, लेकिन अब वे कहीं और थे। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा
वीर ने यह भी नहीं सोचा कि वे अभी भी आउटर स्काई में थे। वे महलों की एक श्रृंखला के करीब खड़े थे। आउटर स्काई में पाए जाने वाले महलों के विपरीत इन महलों का निर्माण पहाड़ों के ऊपर नहीं किया गया था, बल्कि वे एक पास के समुद्र की सतह पर बनाए गए थे। सभी प्रकार के अलग अलग महल लगभग अंतहीन समुद्र में खड़े थे। वे एक अनंत महासागर में फैले हुए द्वीपों की तरह थे। ये जगह आउटर स्काई में कहीं भी नहीं मिली थी। ये जगह क्या है? वीर ने चारों ओर देखा। महलों के अलावा देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आसपास कोई जीवित प्राणी भी नहीं लगता था। उनके नीचे समुद्र असीम गहरा लगता था, लेकिन ये एक साधारण समुद्र जैसा नहीं था। समुद्र नीला नहीं था। ये एक क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था और कोई लहरें नहीं थी। पानी अजीब तरह से शांत और स्थिर लगता था। डैड, सूरज अजीब है। बार्बी ने आसमान में सूरज की ओर इशारा करने के लिए एक उंगली उठाई। उन्होंने इसे जिज्ञासा के साथ देखा। वीर ने सूरज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब बार्बी उसकी ओर इशारा कर रही थी तो उन्होंने देखा और उतने ही चौंक गए। सूरज प्रकाश और गर्मी जारी कर रहा था, लेकिन यह बहुत अजीब था। यहां तक कि इसे एक सूरज कहना भी एक गलत नाम था। यह आसमान में एक घड़ी जैसा था। घड़ी के चेहरे में 3 सुइयां थी, लंबाई और मोटाई में अलग अलग, जो स्पष्ट रूप से सेकंड, मिनट और घंटों का प्रतिनिधित्व करती थी। भले ही घड़ी पर कोई संख्या नहीं थी, सुइयों की स्थिति से पता चलता था कि ये 12 बजे थे। शांत पानी के समुद्र पर एक महल जहां सूरज एक घड़ी है। हम किस तरह की जगह पर आए हैं? वीर ने सावधानी से सोचा। उन्हें इस जगह पर भरोसा नहीं था। महल समुद्र की सतह पर शांति से तैरते थे, हालांकि कुछ भी उन्हें ऊंचा नहीं रखता था। यहां तक कि 4 शीप क्यूब भी सतह पर असहायक तैर रहा था। उनके चारों ओर सब कुछ बहुत शांत था। जब से वे आए थे, वीर ने अपने आसपास से एकल आवाज या आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया था। घन के अंदर की 2 गोल्डफिश तैर रही थी। वे पानी में खेलते हुए लगते थे। जैसे ही उन्होंने समुद्र में फैले महलों को देखा, वीर ने सोचा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने किया, उन्हें अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। डोंग, 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 डोंग। उस पल में हवा घंटियों की ध्वनि से भर गई। वीर ने आसमान में सूरज घड़ी पर एक नजर डालने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। सूरज पर 3 सुइयां ठीक ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। एक सामान्य घड़ी के लिए इसका मतलब होगा कि यह 12 बजे एतम या 12 बजे पीएम था।